हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम सजीमा है। सजीमा एक्चुअली एक स्कूल टीचर है। वो बहुत अच्छी टीचर है। आज वो अपने स्टूडेंट्स को एक मिल्क बॉटल लाने का कहती है, लेकिन एक स्टूडेंट ने दूसरे से झूठ बोला था जिसकी वजह से वो एक कैन ले आई थी और सारी क्लास ने उसका बहुत मजाक उड़ाया था। सजीमा को एक्चुअली झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो जाती है और उस बच्चे को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें सॉरी करनी पड़ेगी, अपोलोजाइज करना होगा। दूसरों को बुली करके कोई मजा नहीं ले सकता। लेकिन इस बात पर वो बच्चा उल्टा रोना स्टार्ट कर देता है और इतना बड़ा इशू बनता है कि इसी इशू की वजह से सजीमा को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि वो एक पार्ट टाइम टीचर थी। एक्चुअली वो बच्चा बहुत बड़े माँ बाप का बेटा था। लेकिन उसकी मुश्किल यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। जब वो अपनी सारी बिलोंगिंग्स लेकर अपने घर की तरफ जा रही होती है तो उसी टाइम पर उसको नोटिस मिल जाता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर उसे ये घर खाली करना होगा। अब वो जॉबलेस भी हो गई थी और नए घर की तलाश बहुत मुश्किल टास्क होने वाला था। एक्चुअली सजीमा के साथ एक प्रॉब्लम था। वो बचपन से लेके अब तक झूठ को टॉलरेट नहीं कर सकती थी। इतने में वो बाहर एक पॉइंट पर बैठी हुई होती है कि वहाँ पर उसे किसी का फोन दिखाई देता है जो कोई भूल गया था। उस फोन पर एक कॉल आती है जो वो उठाती है और वहाँ पर एक अंकल होते हैं जो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज तुम एक स्टूडियो पर आकर मुझे ये फोन वापस लौटा सकती हो। सजीमा बहुत काइंड थी, उनका फोन लौटाने के लिए उसी तरफ जाने लगती है। अब जैसे ही वो उस ऑफिस में एंटर होती है उसका आमना सामना होता है हमारे हीरो से, जिसका नाम फ्यूजी था। फ्यूजी बहुत ही नॉटी था और लोगों को तंग करना, उन्हें बुली करना, सताना उसका फेवरेट काम था। और वो सजीमा के साथ हाथ मिला रहा होता है थैंक यू करने के लिए कि यहाँ पर वो दोनों ही रेजिस्ट करते हैं और फिर इन दी एंड वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही गिरे पड़े होते हैं और फोन साइड पर। सजीमा उसे एक दफा गौर से देखती है तो उसे एहसास होता है कि लड़का काफी हैंडसम है। और फिर हमें बताते हैं कि फ्यूजी एक्चुअली एक पॉपुलर मॉडल है और उसने बहुत सारे ड्रामास में लीड रोल का भी कैरेक्टर किया है। आज भी उसी की एक शूटिंग चल रही होती है कि वहीं पर ही सजीमा उन अंकल को वो फोन लौटाने के लिए आई थी। वो अंकल उस प्रोडक्शन हाउस के ऑनर थे और वो बहुत अच्छे से सजीमा को ट्रीट करते हैं। इवन कि जब वो जाने लगती है तो उसे खाना भी खिलाते हैं। सजीमा उनकी इतनी सी हेल्प से बहुत खुश हो गई थी। इतने में वो देखती है कि फ्यूजी ने खाने में सब्जियां छोड़ी हुई हैं। उसके अंदर भी एक टीचर की आत्मा थी। उससे कहने लगती है कि सब्जियां बहुत न्यूट्रिशियस होती हैं, तुमने क्यों नहीं खाई? क्या तुम स्कूल के बच्चे हो? तो आगे से फ्यूजी का कहना था ओके मैं बच्चा, तो क्या तुम टीचर हो जो मुझे इस तरह से समझा रही हो? इतने में वो बॉस अंकल वहां पर आ जाते हैं और वो बहुत स्वीट थे। वो उनकी लड़ाई ओवर कराते हैं और उसके बाद सजीमा चली जाती है। लेकिन जाते जाते वो अपनी सीवी वहां पर भूल गई थी। जो जॉब की तलाश में वो इधर उधर फिर रही थी। अब सीवी से उसका नंबर देखकर अंकल उसे कॉल करते हैं और ऑफिस में बुलाते हैं। जब वो आती है तो अंकल एक ऑफर उसके सामने रखते हैं। कहते हैं एक्चुअली उन अंकल की एक छोटी सी एजेंसी थी जिसमें उनको कुछ क्लर्क्स की और मैनेजर की जरूरत थी। वो उसको एक जॉब ऑफर करते हैं कि तुम हमारे एक मॉडल की मैनेजर बन जाओ। सजीमा बहुत इनकार करती है, लेकिन इनफैक्ट उसे खुद भी तो जॉब की जरूरत थी। इन दी एंड उसे मानना ही पड़ता है। उस ऑफिस में उसके अलावा सिर्फ 2 ही वर्कर थे और वो बहुत स्वीट और काइंड लग रहे थे। वो लोग सजीमा से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि काम तो ये मॉडल या एक्टर के लिए करेगी, लेकिन इनफैक्ट इसके अपने घर में टीवी भी नहीं है और ये बिल्कुल भी अवेयर नहीं है कि इंडस्ट्री में आजकल क्या चल रहा है और कौन से मॉडल्स एक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट डे वो अपने काम पर जाती है। सबसे पहले उसने मॉडल फ्यूजी को उसके घर से पिक करना था। वो जैसे ही उसके दरवाजे पर जाती है एक लड़की वहां से निकलती है और उसके पीछे शर्टलेस फ्यूजी भी। ये देखकर बेचारी सजीमा की तो चीखें ही निकल जाती हैं। किसी तरह से उसे तैयार करा के जल्दी जल्दी वो उसे उसके शूट पर ले जाती है। आज एक्चुअली उसने एक शो पर जाकर कुछ केक्स और पेस्ट्रीज को ट्राई करना था। वो बहुत खुश होता है क्योंकि वहाँ की फूड बहुत मजेदार थी। वो बहुत तारीफ करता है उनकी। लेकिन जैसे ही शूट खत्म होता है वो सजीमा से पानी मांगता है क्योंकि वो अपना टेस्ट बेटर करना चाहता था। उसे पता चलता है कि ये सारा झूठ था, एक एक्टिंग थी। उसे तो वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो सजीमा से कहता है तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो? तुम्हें नहीं पता इंडस्ट्री तो झूठ पर ही चलती है। अब उसके बाद वो लोग एक और शूट पर जाते हैं। वहाँ पर एक उन्होंने टेक्निकल टर्म यूज की थी। सजीमा को पता नहीं था तो फ्यूजी उसे बताता है कि यहाँ पर शूट में बैकग्राउंड में हंसने की आवाजें चाहिए, इसलिए सब लोग हंसेंगे। अब सजीमा तो रेडी खड़ी थी, लेकिन जैसे ही शूट स्टार्ट होता वो बेचारी अकेली थी जो हंस हंस के पागल हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत ऑकवर्ड फील होता है। उसकी इंसल्ट हो गई थी। अब इसके बाद रात को दिखाते हैं कि वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठी बियर पी रही होती है।
वो कहती है कि इस लड़के के साथ चलना मेरी मजबूरी है, वरना जिस तरह से उसने मुझे उल्लू बनाया है, मेरा इसके साथ काम करने को मन नहीं करता। और इसे देखकर मुझे एक और लड़के की याद आ जाती है, और वो स्कूल में उसका क्लास फेलो होता था। एक ऐसा क्लास फेलो जिसने हमेशा उसे बुली किया था, उससे झूठ बोला था, और वो हमेशा उसके झूठों पर विश्वास करती रहती थी। और ऐसा ही एक वाकया उसे याद आता है जब बाकी बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम्स पहने थे और उसको उसके क्लास फेलो सोचन ने बोला था कि तुमने जिम क्लोथ्स पहन कर आने हैं, सारे यही पहन रहे हैं। इसी वजह से उसका बहुत मजाक उड़ा था। वो कहती है कि मैं उस लड़के की कभी दोबारा शक्ल भी नहीं देखना चाहती, सोचन की। पहला दिन तो गुजर गया था। दूसरे दिन वो दोबारा से उसके घर जाती है। अब की बार वो जैसे ही दरवाजा खोलती, आगे से एक और लड़की निकली हुई थी और उसके पीछे दोबारा से शर्टलेस फ्यूजी। अब ये देखकर उसका मूड बहुत खराब हो गया था। वो सोचती है कि ये डबल टाइमिंग कर रहा है। रास्ते में पूछती है कि इनमें से तुम किसको लाइक करते हो, लेकिन फ्यूजी का कहना था किसी को भी नहीं। मैं तो देख रहा हूँ कि कौन मेरे साथ ज्यादा कंपैटिबल है, किसको मैं अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ। और साथ ही साथ वो सैड सी शक्ल बनाकर कहता है कि आज तक मेरी लाइफ में कोई ऐसा नहीं आया जिसने मुझे सीरियसली लिया हो। सिर्फ बचपन में एक लड़की ऐसी हुआ करती थी जो वाकई मेरी हर बात पर बिलीव कर लेती थी। मुझे आज उसकी बहुत याद आती है। अब उसके बाद वो फ्यूजी को लेकर गई थी उसके ड्रामे की शूटिंग पर। यहाँ पर उसको एक एक्ट्रेस भी मिलती है जो एक्चुअली एक लीड एक्ट्रेस थी, लेकिन सजीमा ने उसे देखा हुआ भी नहीं था। इसी वजह से वो बहुत रूड लग रही थी, क्योंकि एक्टर्स को अगर कोई पहचाने ना तो उनको बहुत इंसल्ट फील होती है। इतने में शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। आज पहली दफा उसने फ्यूजी को एक्टिंग करते हुए देखा था। आज वो एक लव कन्फेशन का सीन कर रहा था और इसमें उसने इतनी रियल एक्टिंग की थी कि उस सीन में जान ही डाल दी थी। सजीमा जब ये देखती है तो उसे लगता है कि यार ये इतना अच्छा एक्टर है, काश कोई मेरी जिंदगी में भी आए जो मुझे ऐसे ही शब्द बोले जिससे मेरी धड़कनें तेज हो जाएं। वो एक बात तो समझ चुकी थी कि फ्यूजी ये एक्टिंग करने के लिए ही बना है और इसी में इसका टैलेंट है। यहाँ पर वो अंकल आकर उसे कहते हैं कि एक्चुअली ये इंडस्ट्री झूठ के ऊपर चलती है और ये देख लो, ये है मैजिक ऑफ अ लाई, जिसने टीवी पर हर किसी को दीवाना बनाकर रखा हुआ है। और फिर शाम को सजीमा फ्यूजी को तारीफ कर रही थी कि तुम्हारा सीन बहुत जबरदस्त था, इसने मेरा दिल छू लिया, मुझे यकीन है कि ये ड्रामा जरूर बहुत हिट जाएगा। लेकिन इतने में एक लड़का आता है जो आकर फ्यूजी पर अटैक करना चाहता था। कहता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को चुराया, लेकिन बीच में सजीमा आ जाती है। सजीमा को उस लड़के की टक्कर लगती है। इतने में गार्ड आते हैं तो वो लड़का तो वहां से भाग जाता है, लेकिन फ्यूजी वहां पर सजीमा को बचाता है और बचाते बचाते वो उसे ची चैन बोलता है। ये तो उसका स्कूल का नाम था, फ्यूजी कैसे जानता है? और इसी बात से उसे क्लिक करता है और याद आ जाता है ये उसका बचपन का वही बुली बॉय था जो स्कूल में हमेशा उसे तंग करता था। ये वही फ्यूजी था जिसकी वो सारी जिंदगी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। अब जॉब मिली थी, काम तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे वो देखती है कि बहुत सी लड़कियों ने फ्यूजी को घेरा हुआ है जो उसकी फैंस हैं, और वो दिल ही दिल में जल रही थी कि इन सबको पता नहीं कि कितना बुली बॉय है और कितने झूठ बोलता है। और अब की बार भी उसने उसे बेवकूफ बना लिया था, क्योंकि उसने कहा था कि यहाँ की टेक्निकल टर्म का मतलब है कि हर चीज ऑन रिकॉर्ड होगी। तो वो फोन पे रिकॉर्ड करने लगती है, लेकिन सब उसे डांटते हैं कि ये शो तो ऑफ द रिकॉर्ड है। फ्यूजी के ऐसे बार बार के मजाक ने और तंग करने ने उसकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट बना दी थी। उसका मन करता था कि वो दोबारा से टीचिंग की जॉब कर ले। कई जगह अप्लाई किया था, लेकिन जॉब थी कि मिलती ही नहीं थी। और यहीं पर उसे पता चलता है कि उसका जो कोलीग है एक्चुअली वो भी एक राइजिंग स्टार हुआ करता था, लेकिन एक कंट्रोवर्सी में फंसा और फिर इतना डेब्ट उसके ऊपर आया कि अब उसे यहाँ पर एक क्लर्क की जॉब करनी पड़ती है। क्लर्क ही नहीं बल्कि स्वीपर भी वही है। इसी तरह से थोड़े दिन गुजर जाते हैं। एक दफा दोबारा से सजीमा फ्यूजी को लेने जाती है तो एक तीसरी लड़की उसके घर से निकलती है और फिर उसके पीछे फिर से शर्टलेस फ्यूजी। अब तो हद ही हो गई थी। सजीमा को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि तुम एक वुमेनाइजर हो। तब क्या होगा जब किसी को पता चल गया और कोई मैगजीन तुम्हारे पीछे आई तो ट्रबल बन जाएगा, इतना बड़ा स्कैंडल होगा कि तुम्हें काम भी नहीं मिलेगा। तो फ्यूजी कहता है आज पहली दफा तुम लगी हो कि मेरी मैनेजर हो। वो कहता है काश मैं किसी एक लड़की के साथ ही सीरियस हो जाऊं, पर कोई मुझे सीरियस ही नहीं लेती, क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी? लेकिन फिर साथ ही हंसने लगता है कि जैसे अभी भी वो उसे एक मजाक कर रहा था। उसके बाद वो एक मैगजीन को अपना इंटरव्यू देता है और उसकी बातों से ऐसे लग रहा था कि जैसे वो हर लड़की का आइडियल एक स्वीट सा लड़का है जो बहुत इनोसेंट है, बहुत लॉयल है। लेकिन इनफैक्ट सजीमा अच्छे से जानती थी कि ये सब भी एक झूठ है, और अगर किसी चीज में अच्छा था तो वो झूठ और एक्टिंग ही तो थी। सजीमा अपनी सारी बातें जाकर अपनी एक फ्रेंड से हमेशा शेयर किया करती थी। अपनी फ्रेंड के थ्रू उसने ऑनलाइन एक जगह भी अपने ठहरने के लिए ढूंढ ली थी। अब वो 1-2 दिनों में वहाँ मूव कर जाएगी। आज सजीमा एक ऑफिस में जाती है। वहाँ पर वो कुछ काम तलाश करने के लिए गई थी, अपने क्लाइंट के लिए, अपने मॉडल के लिए। वो वहाँ पर फ्यूजी के काम की कॉपीज जगह जगह देती जा रही थी। यहाँ पर उसे एक ऑफर मिलती है जो कि एक सस्पेक्ट का रोल था। वो ऑफर लेते ही
उसको ऐसा लगता था कि जैसे इस रोल में फ्यूजी एकदम फिट आएगा। वो लेकर ही अपने ऑफिस में आ जाती है, लेकिन जाते ही उसे पता चलता है कि वो बहुत इमेच्योर थी। एक्चुअली ये एक साइड कैरेक्टर था, शायद इसकी 2-4 लाइन्स ही थी एक पूरी मूवी में। हर कोई उसे कहने लगता है कि तुम कितनी इनोसेंट हो, जो भी तुम्हें कुछ कहता है तुम उसके हाथों बेवकूफ़ बन जाती हो। हमारा हीरो इतना छोटा सा रोल नहीं करेगा। फ्यूजी सारा समय बिल्कुल शांत रहा था, लेकिन उसने स्क्रिप्ट उठा के पढ़ लिया था और ये भी देख लिया था कि इसका कल ऑडिशन होने वाला है। उसके बाद फ्यूजी साजिमा को फ़ोन पर बात करते हुए सुन लेता है कि वो कल एक जगह टीचिंग के लिए इंटरव्यू देने जा रही है। और ये सुनते ही वो परेशान हो गया था। उसने भी फैसला कर लिया था कि ये जॉब वो साजिमा को छोड़ने नहीं देगा। कल उसका डे ऑफ था, लेकिन वो अचानक से उसे कॉल करता है और उसे कहता है कि जो काम तुमने मेरे लिए तलाश किया था मैं वहीं पर ही अपना ऑडिशन देने के लिए आया हुआ हूँ, लेकिन अगर मेरी मैनेजर मेरे साथ ना हुई तो लोग मुझे बुली करेंगे, प्लीज तुम आ जाओ। साजिमा भी फौरन से अपना इंटरव्यू छोड़कर वहाँ पहुंच जाती है, लेकिन जब जाकर देखती है तो किसी के साथ कोई भी मैनेजर नहीं था, वो सब ऐसे ही आए हुए थे। वो एक दफा फिर से उसके हाथों बेवकूफ बन चुकी थी। अब जब वो अंदर ऑडिशन देने के लिए जाता है तो उसकी एक्टिंग में इतनी जान थी, इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग थी कि वहाँ पर जो ऑडिशन दे रहे थे वो देखकर हैरान रह गए थे। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था इतने छोटे रोल के लिए फ्यूजी यहाँ पर आएगा। अब नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसी मूवी में फ्यूजी को लीड रोल मिल गया है, साइड रोल नहीं। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया था। एक्चुअली सारा क्रेडिट जाता था फ्यूजी की रियलिस्टिक एक्टिंग को, जिसकी वजह से उन्होंने उसे साइड नहीं बल्कि मेन कैरेक्टर का रोल दे दिया था। वो सब यही कहते हैं कि इससे यही सबक मिलता है कि किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। अब ये करने के बाद सजीमा अपना सामान लेकर उसी नए घर में शिफ्ट होने जा रही होती है, लेकिन इतने में उसे पता चलता है कि वो एक रियल एस्टेट स्कैम था और वो वहाँ पर जा भी नहीं सकती और पिछला घर भी छोड़ चुकी है। अब अपनी जॉब भी उसे करनी थी, तो जब वो फ्यूजी को पिक करने के लिए आती है तो एक मिनी ट्रक में आई थी जिसमें उसका सारा घर का सामान भी पड़ा हुआ था। वो उसे बताती है कि उसके साथ क्या सिचुएशन आ गई थी और उसकी फ्रेंड भी उसे साथ नहीं ठहरा सकती थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ था। अब फ्यूजी बहुत हंसता है और कहता है इसका मतलब है एक मेरे हाथों तुम उल्लू नहीं बनती, बल्कि कोई भी तुम्हें कभी भी बेवकूफ बना सकता है। और साथ में वो ये भी समझ गया था कि साजिमा सिंगल है, वरना ऐसी सिचुएशन में उसका बॉयफ्रेंड उसकी हेल्प करने जरूर आता। वो उसे ऑफर करता है, कहता है ठीक है तुम अपना सामान मेरे घर पे रख लो। अब मैं एक स्टार होकर एक मिनी ट्रक में घूमूंगा जिसके पीछे सामान होगा, कितना ऑकवर्ड लगेगा। अब साजिमा तो बहुत खुश हो जाती है। इतने में वो पूछता है तुम्हारे अपने रहने की भी कोई जगह नहीं होगी, तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ मेरे घर पर शिफ्ट हो जाओ, क्यों ना हम इकट्ठे रहें। फ्यूजी ने साजिमा को ऑफर किया कि तब तक जब तो तुम्हें घर नहीं मिलता तुम मेरे साथ आकर क्यों नहीं रहती। और फिर वो उसको अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। उसका घर छोटा था लेकिन काफी लग्जरी था। ये उसको एजेंसी की तरफ से मिला था और उसके सारे एक्सपेंसेस भी वही बियर करते थे। साजिमा को ऑकवर्ड लग रहा था। वो कहती है कि मैं सामान यहाँ रख देती हूँ और खुद कहीं चली जाती हूँ। वो कहता है डोंट वरी, तुम लिविंग एरिया में सो लेना, और वैसे भी अगर तुम यहाँ पर रहती हो तो मैं कोई लड़की भी घर नहीं लेकर आ सकता, और यही तुम चाहती थी ना कि मैं लड़कियों से दूर रहूं, कंट्रोवर्सी से भी। इन द एंड उसके इस लॉजिक से साजिमा को मानना पड़ता है जब वो कहता है कि यहाँ पर यूटिलिटी बिल्स भी कंपनी पे करती है, तुम्हारी बहुत सारी सेविंग्स होंगी और तुम जल्दी मूव आउट कर सकोगे। अब साजिमा मान जाती है और इसके साथ ही साजिमा उसे रूल्स भी बताने लगती है कि वॉशरूम लॉक करके बैठना है, इसके अलावा मेरे स्लीपिंग एरिया में तुम अंदर एंटर नहीं हो सकते। अब नेक्स्ट डे साजिमा की जब आंख खुलती है तो उसके लिए फ्यूजी ने कॉफी रेडी की हुई थी, लेकिन उसने हमेशा की तरह शर्ट नहीं पहनी हुई थी। ये देखकर साजिमा को बहुत ऑकवर्ड लगता है। वो कहती है अब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, हमेशा शर्ट्स पहन कर घुमा करो। लेकिन उसी टाइम पर फ्यूजी उसे बहुत सारी लंबी लिस्ट बता देता है कि तुमने ये ग्रोसरीज लेकर आनी है और इसके साथ साथ घर की सफाई और लॉन्ड्री का काम भी तुमने करना है। और ये सुनते ही साजिमा को रियलाइज होता है कि मैं फिर से इसके ट्रैप में फंस चुकी हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ पर ठहरा कर ये मुझसे मेड का काम भी कराना चाहता है, लेकिन क्या करती है, बेचारी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो डील कर चुकी थी। उधर फ्यूजी आज अपनी मूवी वाले सेट पर जाता है। वहाँ पर सारे लोग पहले आपस में मीटिंग करते हैं और कैरेक्टर्स का आपस में इंट्रोडक्शन होता है और स्क्रिप्ट भी पढ़ा जाता है। यहाँ पर उन्हें एक एक्ट्रेस नजर आती है जो कि काफी हाई क्लास की थी। फ्यूजी और उसके साथ उसकी मैनेजर उसे मिलने के लिए जाते हैं। वो एक्ट्रेस सुजुका काफी सीनियर थी और इसके साथ साथ वो बहुत हम्बल भी थी। साजिमा इस फील्ड में नहीं थी तो वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस को अपना कार्ड देने लगती है। यहाँ पर दूसरी मैनेजर उसे टोकती है, लेकिन सुजुका वो बहुत हम्बल और स्वीट थी। वो कहती है कोई बात नहीं, तुम इस फील्ड में नहीं हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाओगी। जब वो लोग ऑफिस में वापस आते हैं तो सारे यही डिस्कस कर रहे थे कि फ्यूजी पर बहुत प्रेशर होगा क्योंकि सुजुका एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। उसके साथ काम करते हुए वो यकीनन नर्वस फील करेगा, उसकी रातों की नींदें भी उड़ेंगी और वो खाना भी कम खाएगा। इसलिए ये अब उसकी मैनेजर की ड्यूटी है कि उसके हेल्थ इश्यूज का ख्याल रखें।
और उनका बॉस ये बात भी यहाँ पर पॉइंट आउट करता है कि अब से पहले फ्यूजी ने जितने भी रोल किए हैं वो ज़्यादातर एक्शन ड्रामाज में थे, लेकिन अब उसको एक इमोशन से भरा हुआ ड्रामा मिल रहा है जिसमें वो अच्छे से अपनी एक्टिंग स्किल्स शो कर सकता है। ये उसके लिए बहुत लक की बात है। अब जब सजीमा घर वापस आती है तो फ्यूजी उसी का ही वेट कर रहा था। कहता है मेरे खाना लेती आना, लेकिन वो कहती है मेरी ये ड्यूटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी मैनेजर हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। आई नो तुम अंडर प्रेशर हो। यहाँ पर फ्यूजी उसे ऑफर करता है कि तुम प्लीज मेरे साथ थोड़ी सी रिहर्सल करा दो, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी लाइंस की प्रैक्टिस कर रहा होता है। ऑल्दो सजीमा को बिल्कुल भी एक्टिंग करनी नहीं आती थी, लेकिन वो अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश करती है और वो भी पूरी। यहाँ पर एक्टिंग करते हुए फ्यूजी कुछ ज़्यादा ही कैरेक्टर में जान डालने लगता है और वो सजीमा के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया था, जिसे देखकर वो इतनी नर्वस हुई थी कि उसने फ्यूजी को ही धक्का दे दिया था। अब नेक्स्ट डे वो लोग मूवी की शूटिंग करने के लिए जाते हैं। आज फ्यूजी का पहला सीन था उस इतनी बड़ी एक्ट्रेस सुजुका के सामने। फ्यूजी बहुत अच्छी एक्टिंग करता है और इमोशन से भरा हुआ वो एक सैड सीन था। उन दोनों की एक्टिंग इतनी रियलिस्टिक थी कि हमारी सीधी सादी और भोली भाली सी सजीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब ये शूट कंप्लीट होने के बाद सजीमा सुजुका के पास जाती है। अपनी एजेंसी की तरफ से उसे कुछ गिफ्ट्स देने थे। यहाँ पर सुजुका थोड़ी देर उससे बात करती है। वो कहती है बेशक हम लोग एक्टर लोग हर वक्त लोगों के बीच घिरे रहते हैं, लेकिन एक बात सच है, हम सेलिब्रिटीज इतने ही लोनली भी होते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे साथ सिंसियर होते हैं और उन्हीं में से ही एक हमारा मैनेजर भी होता है जो हमारी हर बात जानता है, हम उसे सब शेयर कर सकते हैं और हमारे साइड बाय साइड रहता है। अब उसके बाद सजीमा फ्यूजी के पास आती है। उससे कहती है कि तुमने आज बहुत अच्छी एक्टिंग की, लेकिन वो वाकई अंडर प्रेशर था। वो कहता है मैं सच बताऊं तो मैं आज अपना 100% नहीं दे पाया और उसे लग रहा था कि ये एक अच्छा शूट नहीं गया था। वो बोलता है कि मैं और इम्प्रूव कैसे करूं। यहाँ पर सजीमा उससे कहती है कि ठीक है हम दोनों मिलकर अपने नए गोल सेट करते हैं, और वो यही कहती है कि अब वो उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराएगी। इस बात से फ्यूजी बहुत खुश हो गया था और उसकी अचीवमेंट को हमारा गोल कहना उसे बहुत अच्छा लगा था। अब नेक्स्ट डे सजीमा का एक इंटरव्यू था स्कूल टीचर के लिए, लेकिन ये बात फ्यूजी ने सुन ली थी। वो एंड टाइम पर उसे कॉल्स करने लगता है। मैसेज पे मैसेज आ रहे थे कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं बहुत सीरियस कंडीशन में हूँ, मेरी चेस्ट में भी पेन है और हेड में भी, प्लीज तुम आ जाओ। सजीमा ये देखकर बहुत परेशान हो जाती। कॉल पर भी उसकी आवाज ठीक नहीं लग रही थी, तो वो अपना इंटरव्यू छोड़कर फौरन से भागकर उसके पास पहुंचती है। लेकिन एक्चुअली फिर से फ्यूजी ने उससे झूठ बोला था। वो उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहता था क्योंकि उसे ये मूवी एक्चुअली सजीमा की एफर्ट्स की वजह से ही मिली थी। लेकिन सजीमा बहुत गुस्से में आ जाती है। आज कहती है कि मैं तुम्हारे बार बार के झूठ से थक चुकी हूँ। तुम्हें एक्टिंग की प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ मैं ही मिली हुई हूँ और तुम ये झूठ बोल रहे हो। तुम्हें पता था मैं इंटरव्यू देने गई हूँ, तभी तुमने मुझे जानबूझकर यहाँ पर बुलाया। और उसके बाद सजीमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे उसकी मुलाकात फ्यूजी से उसके सेट पर ही हुई थी। वहाँ पर आज का शूट बहुत ज़बरदस्त गया था, हर कोई उसकी तारीफ करता है। लेकिन सजीमा आज बिल्कुल खामोश रही थी क्योंकि उसका मूड बहुत ऑफ था। सजीमा को एक बात अच्छे से समझ आ गई थी और वो ये थी कि जिसे नॉर्मल दुनिया में सिन समझा जाता है, झूठ बोलना, वही तो एक्चुअली फ्यूजी का टैलेंट है और इसी बिना पर वो इतनी अच्छी एक्टिंग भी कर सकता है। और यही बात वो वापस जाते हुए रास्ते में भी उसे कहती है कि फ्यूजी यही तो तुम्हारा टैलेंट है कि तुम दूसरों को विश्वास दिला देते हो कि तुम्हारे झूठ सच हैं। लेकिन साथ में टॉन्ट भी करती है कि अपनी इसी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस तुम हमेशा मुझ पर ही क्यों करते हो। अब वो घर जाकर अपना सारा सामान पैक करके वहां से जाने लगती है और कहती है कि अब तुम्हें नया मैनेजर ढूंढ लेना चाहिए और मैं तुम्हारे टैलेंट की और प्रैक्टिस खुद के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ्यूजी ये सुनते ही अपसेट हो गया था। वो बेशक उससे झूठ बोलता था, उसे बुली करता था, लेकिन वो उसे लाइक करता था। ये बात कहीं ना कहीं उसकी नजरों में नजर आती थी। अब सजीमा किसी तरह नहीं रुक रही थी, तो उसे फिर से उसे ये कहना पड़ता है कि ठीक है तुम जा रही हो, एक फेयरवेल के तौर पर मेरे साथ एक ड्रिंक कर लो। सजीमा बेचारी इतनी भोली भाली थी कि फिर से उसके साथ आकर बैठ जाती है और एक ड्रिंक, लास्ट ड्रिंक करने लगती है। अब नेक्स्ट डे जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो तो फ्यूजी के बेड में है और जो उनकी कंडीशन थी दोनों की, वो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं लग रही थी। अब तो सजीमा का माइंड बिल्कुल घूम जाता है, लेकिन फ्यूजी बिल्कुल कूल नजर आ रहा था और उससे नाश्ते की बातें पूछने लगता है। सजीमा उससे पूछती है कि कल रात को क्या हुआ था, मुझे बताओ। वो उसे जैसे जैसे बताता है तो उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है कि वही ज्यादा ड्रिंक करने पर जिद कर रही थी और वो इतनी टुन हो गई थी कि खुद पर काबू भी नहीं रख पाई थी। बहुत सी बातें कर रही थी जिससे फ्यूजी को बहुत हंसी आती है। वो बहुत लाइवली लग रही थी, वो उसे छेड़ने लगता है। लेकिन सजीमा का पूछना था कि फिर मैं बेड में कैसे पहुंची, तो फ्यूजी कहता है मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया, बल्कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है, मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। ये सुनकर तो सजीमा को इतनी शर्मिंदगी होती है कि वो उसी समय वहां से जाने वाली होती है, लेकिन फ्यूजी उसे रोकता है
और कहने लगता है कि देखो तुमने मेरी इज्जत की कल परवाह ही नहीं की, मेरा बहुत बुरी तरह से यूज किया है एक सुपरस्टार का। अगर ये बात हमारी एजेंसी में आउट हो जाए तो तुम्हें पता है तुम्हें कितनी कंपनसेशन देनी पड़ेगी, तुम्हारी सारी जिंदगी इसी तरह से गुजर जाएगी ऑफिस के काम करते करते। लेकिन मैं एक ऑप्शन तुम्हें दे देता हूँ, कल जो भी हुआ हमारे बीच वो एक सीक्रेट रहेगा, लेकिन इस शर्त पर कि तुम ही मेरी मैनेजर रहोगी। अब सजीमा चाहती तो नहीं थी, लेकिन उसे ये ऑप्शन एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब वो जैसे ही ऑफिस जाती है तो उसके सामने भी ऐसी सी ही न्यूज आने लगती हैं। सारे लोग यही डिस्कस कर रहे थे। न्यूज में आया था कि एक स्टार ने अपने को स्टार पर हाथ डाला है और इसकी वजह से उसे बहुत हैवी कंपनसेशन पे करनी पड़ी है। और तो और ऐसा ही एक और इंसिडेंट भी हुआ था कि जब एक मैनेजर ने अपनी एक एक्ट्रेस को हैरास करने की कोशिश की थी और उसकी कंपनसेशन तो उससे भी ज्यादा थी। अब सजीमा ये सारा कुछ खुद के ऊपर इमेजिन करने लगती है कि जिस तरह से उसने कल फ्यूजी की इज्जत को लूटा है तो उसके बाद उसको भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से ना गुजरना पड़े। जबकि उधर फ्यूजी तो बहुत खुश नजर आ रहा, उसकी विश पूरी हो गई थी, अब साजिमा उसके साथ ही रहती थी। वो दोनों मिलकर फ्यूजी का एक ड्रामा भी देखते हैं जिसकी शूटिंग पहले साजिमा ने उसके साथ मिलकर देखी थी। उसके बाद फ्यूजी अपने एक ड्रामे की प्रमोशन के लिए फोटोशूट पर भी जाता है। उसकी एक को स्टार उसके साथ बैठी हुई थी और शूट के बाद जब वो दोनों आपस में हंस खेल कर बातें कर रहे होते हैं तो उसे देख साजिमा को कंफर्म हो जाता है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों एक्स लवर्स रहे हों। पता नहीं क्यों, लेकिन अंदर ही अंदर उसे जेलसी फील हो रही थी। उसकी फ्रेंड भी उसे रात को मिलती है और कहती है कि तुम मूव आउट नहीं कर रही, कहाँ रहती हो आजकल। लेकिन साजिमा ने ये राज किसी को भी नहीं बताया था कि वो अपने ही सुपरस्टार के साथ रह रही है। उसके बाद हमें सेट का एक सीन दिखाते हैं। एक्चुअली फ्यूजी के साथ एक प्रॉब्लम था, उसे लोगों की शक्लें और उनका ऑक्यूपेशन और नेम वगैरह अक्सर मिक्स हो जाता था, भूलता रहता था और इस सिचुएशन की वजह से उसे बहुत ऑकवर्ड फील होता था। साजिमा फैसला करती है कि वो इस मामले में जरूर उसकी हेल्प करेगी। अब जब शाम को वो दोनों घर पर होते हैं तो साजिमा देखती है उसके इंटरकॉम पर कि बाहर वही उसकी को स्टार आई हुई है। फ्यूजी फौरन से दरवाजा खोल देता है और साजिमा को भागकर कहीं छुपना पड़ता है। अब वो को स्टार वहाँ पर आई थी तो देखती है कि यहाँ पर किसका सामान पड़ा हुआ है और एक स्लीपिंग बैग भी। फ्यूजी तो झूठ बोलने में मास्टर था, कहता है कि मेरे नए ड्रामे में मैं होमलेस हूँ, उसी की रिहर्सल करता हूँ। वो को स्टार आहिस्ता आहिस्ता उसके क्लोज होने की कोशिश करती है और उससे पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। फ्यूजी इनकार कर देता है, कोई नहीं। तो वो अपनी फीलिंग्स उससे कन्फेस करती है कि आजकल मैं खुद को तुम में बहुत इंटरेस्टेड पा रही हूँ। साजिमा ये सारा कुछ चोरी चोरी देख रही थी, लेकिन फ्यूजी उसको खुद के करीब नहीं आने देता, बल्कि एक बहाने से उसे वहाँ से भेज देता है। उसके बाद वो जैसे ही अगले दिन ऑफिस में पहुंचती है तो वहाँ पर हर कोई यही शोर मचा रहा था कि फ्यूजी की एक कंट्रोवर्सी आई है। साजिमा को लगा था कि उसका सीक्रेट सबको पता चल गया है, लेकिन एक्चुअली वो कल वाली को स्टार के साथ उसकी एक फोटो थी जब वो उसकी बिल्डिंग से बाहर जा रही थी। साजिमा ये देखकर बहुत रिलीव्ड फील करती है और इन दी एंड उनकी एजेंसी इस इश्यू को हैंडल कर लेती है और किसी तरह से उस रिपोर्टर को मना ले कि वो ये न्यूज पब्लिश ना करे। जबकि उधर फ्यूजी देखता है तो आज के उसके स्क्रिप्ट में उसने वहाँ के सारे स्टाफ के हुलिये और उनके काम नोट्स बनाकर रखे हुए थे। ये देखकर फ्यूजी को बहुत स्पेशल फील होता है कि साजिमा उसके लिए कितना कुछ कर रही है। आज जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद साजिमा बहुत डर गई थी और वो कहती है कि फ्यूजी मैं तुम्हारे कैरियर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। अगर किसी रिपोर्टर को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहती हूँ तो बहुत बवाल हो जाएगा, और वैसे भी जो वाकया उस दिन हुआ था वो सीक्रेट आउट भी हो सकता है। ये कहकर वो छोड़कर जाने लगती है, लेकिन फ्यूजी उसे रोकता है और कहता है कि उस रात मैंने तुमसे झूठ बोला था, एक्चुअली हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। हम दोनों एक बेड में सुबह उठे जरूर थे, लेकिन रात को मैंने तुम्हें छुआ भी नहीं था। और मेरा विश्वास करो, मेरी नजरों में देखो, आपकी दफा मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मैं पहली दफा सच बोलते हुए तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम ही मेरी मैनेजर रहो, क्योंकि तुम मेरी इतनी हेल्प कर रही हो कि मुझे लगता है कि हम अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। और वो उसकी एक एक हेल्प उसको गिनवाता है जो उसके लिए बहुत प्रीशियस थी, और वो ये भी कहता है कि तुम अब तक की मेरी बेस्ट मैनेजर हो। आपकी बार उसकी बातों में सच्चाई थी तो उसकी बातें साजिमा के दिल को छू जाती हैं, और वो कहती है बेशक तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो, लेकिन फिर भी आज मैं तुम्हारा एतबार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारी बेस्ट मैनेजर बनकर दिखाऊंगी और साइड बाय साइड रहूंगी। वेल, अब वो दोनों खुशी खुशी अगले दिन जब अपनी एजेंसी में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उनको एक इंसान मिलता है जो कि बहुत प्रैक्टिकल था अपनी फील्ड में, और वो एक नया मैनेजर था जो कि अब एजेंसी ने हायर किया था फ्यूजी के लिए। उसको देखते ही फ्यूजी भी परेशान हो जाता है और साजिमा भी। उन दोनों को इवेंचुअली अलग किया जा रहा था और ये बात वो दोनों बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका नाम मैनेजर कागामी था और वो बहुत सीनियर था अपनी इस फील्ड में, उसके बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट्स भी थे। बॉस खुद को बहुत लकी समझ रहा था क्योंकि इतने अच्छे मैनेजर ने उनके ऑफिस को ज्वाइन किया था। वो लोग कागामी को फ्यूजी का मैनेजर बना देते हैं।
ऑफ कोर्स फ्यूजी उनको साफ इनकार तो नहीं कर सकता था। वो सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं और सजीमा बहुत अच्छे कंपैटिबल जा रहे थे, ठीक ठाक काम चल रहा था। लेकिन बॉस का कहना था ये क्रूशियल टाइम है, तुम्हें ऐसा मैनेजर चाहिए जो तुम्हें अच्छे से मार्केट कर सके। और वो ये कहते हैं सजीमा को वो लोग मिस आयुमी के साथ मैनेजर बना रहे हैं। आयुमी वही को स्टार थी जिसका एक्चुअली फ्यूजी पर क्रश था। तो अब नेक्स्ट ही डे से सजीमा जाती है आयुमी के साथ उसके काम पर। वहाँ की सीनियर लेडी उसे सारा काम समझा देती है और कहती है कि आयुमी थोड़ी सी डिफिकल्ट इंसान है, इसलिए हमेशा उसके साथ साथ रहना। अब जब सजीमा सेट पर खड़ी होती है तो उसने अम्ब्रेला ठीक से नहीं पकड़ी हुई थी। इस बात पर आयुमी उसे डांट देती है। अपने सीन का पेज भी उसे स्क्रिप्ट में से निकला हुआ चाहिए था। सजीमा इन चीजों की आदी नहीं थी क्योंकि आयुमी एक बहुत डिफिकल्ट स्टार थी, जबकि उससे पहले फ्यूजी के साथ उसने जो काम किया था वो बहुत पोलाइट था और उसे कोई भी दिक्कत नहीं होती थी सेट पर। आज उसे आयुमी से इस बात पर भी डांट पड़ जाती है कि वो खाना थोड़ा ज्यादा ही ले आई थी। जबकि उधर कागामी के साथ फ्यूजी का काम बहुत अच्छा चल रहा था। वो उसे बहुत सारे कमर्शियल्स भी दिलवाता है और कहता है कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू तुम बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हो। सीनियर मैनेजर ने आज सजीमा को एक ऑर्डर किया था। वो कहती है कि हमें पता है आयुमी एक्चुअली लाइक करती है फ्यूजी को, लेकिन इस समय हमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए क्योंकि अभी अभी आयुमी ने अपने कैरियर में उठना स्टार्ट किया है, इसलिए उस पर नजर रखना, वो आइंदा कभी भी फ्यूजी की प्लेस पर ना जाए। एक एजेंसी के को स्टार्स का आपस में डेट करना एक टैबू समझा जाता था। जबकि उधर कागामी भी फ्यूजी को यही कहता है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। फ्यूजी इनकार कर देता है, कोई भी नहीं। वो कहता है अगर हो भी तो तुमने मुझे बताना है, हमें एक क्लियर इमेज चाहिए अगर तुम ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट लेना चाहते हो। इसलिए अगर तुम्हारी लव लाइफ में कोई भी डेवलपमेंट हो तो सबसे पहले तुमने मुझे बतानी है क्योंकि मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, मुझे सब पता होना चाहिए। उसके बाद जब कागामी वापस ऑफिस में आता है तो सजीमा भी वहीं पर ही बैठी हुई थी। कागामी उसके लिए कॉफी भी लेकर आया था। वो लाते हुए वो थोड़ा सा स्पिल भी कर देता है। लेकिन सजीमा सुंदर भी थी और इसके साथ साथ वो इतनी स्वीट और क्यूट थी कि हमें ऐसा लगता है जैसे कागामी सजीमा को कहीं ना कहीं लाइक करने लगा है। आज ओवर टाइम सिर्फ वही दोनों कर रहे थे। तो सजीमा से कागामी फ्यूजी के बारे में बहुत सारी बातें पूछता है कि वो फ्री डे पर क्या करता है। वो बताती है उसकी सारी रूटीन। तो वो हैरान था, मुझे तो सुनकर ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम उसकी बेबी सिटर हो, इतनी बातें डिटेल में कैसे जानती हो। अब वो क्या बताती कि वो रहती ही उसके घर पर है। कागामी काफी सीनियर था तो वो सजीमा को इस काम से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स भी देता है। अब जब सजीमा वापस आती है तो फ्यूजी तो यही सुनना चाहता था कि मैं आयुमी से बेहतर सेलिब्रिटी थी, तुम मेरे साथ काम करते हुए ज्यादा खुश थी। लेकिन वो आगे से कह देती है आयुमी और मैं दोनों ही लड़कियां हैं, हम दोनों अच्छे से चल रहे हैं। अब ये सुनकर फ्यूजी भी उसे कह देता है हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ, कागामी बहुत प्रोफेशनल है। अब सजीमा ने खुद को आयुमी के लिहाज से बदल लिया था। वो हर वक्त उसकी नीड से पहले ही वहाँ पर पहुँच जाती थी, हर उसकी डिमांड पूरी करने के लिए। और वो सेट पर दिल से उसका इतना ख्याल रखती थी कि अब आयुमी भी बदलने के लिए मजबूर हो गई थी। उसने बहुत दफा देखा था कि वो उसकी खातिर कितना हार्ड वर्क कर रही है ताकि सेट पर उसे बहुत इजी फील हो। आयुमी अब थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई थी क्योंकि उसने स्ट्रेस में आकर उस पर 1-2 दफा गुस्सा किया था। तो अब वो उससे बहुत पोलाइटली बात करने लगती है। यहाँ पर सजीमा ने एक बात नोटिस की थी कि आयुमी को कोई चीज बहुत बॉदर कर रही थी और वो थी ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ नेगेटिव कमेंट। वो शो तो नहीं कराना चाहती थी लेकिन अंदर ही अंदर हेटर्स से लगे हुए घाव बहुत गहरे होते जा रहे थे। रात को जब सजीमा काम से वापस जा रही होती है तो बिल्डिंग के बाहर उसका आमना सामना कागामी से हो जाता है। वो हैरान था कि ये फ्यूजी की बिल्डिंग में क्या कर रही है। सजीमा ये झूठ बोलती है कि फ्यूजी की कुछ चीजें मेरे पास रह गई थी जो मैं लौटाने आई हूँ। लेकिन कागामी कहता है लेट नाइट हो गई है, वो सो गया होगा। और फिर उसे अपने साथ ही डिनर पर चलने की ऑफर करने लगता है। उस बेचारी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो उसके साथ ही डिनर पर चली जाती है। यहाँ पर वो दोनों बात कर रहे थे, दोनों एक ही प्रोफेशन से थे। उनके माइंड में यही ख्याल आता कि जैसे हम आम लोगों की तरह किसी भी रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं, सेलिब्रिटीज ऐसा नहीं कर सकते। उनको और तो बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं लेकिन प्राइवेट लाइफ की खुशी कभी नहीं मिल सकती। अब जब सजीमा वापस आती है तो आगे फ्यूजी सोया भी नहीं था, वो तो जाग रहा था। और जब उसे पता चलता है कि कागामी के साथ डिनर पर गई थी, ये सुनकर वो इतना जेलस होता है कि उसका तो फेस ही रेड हो रहा था। और वो गुस्से में आकर उससे कोई भी बात किए बिना फिर अपने कमरे में चला जाता है। अब नेक्स्ट डे जब फ्यूजी शूट पर होता है तो उसे बहुत दिक्कत हो रही थी। एक ही सीन को वो बहुत दफा रीटेक कराता है। यही बात कागामी आकर अपने बॉस से भी शेयर करता है। वो कहता है कि मेरा ख्याल है इसे एक्टिंग की बजाय मॉडलिंग पर, वैरायटी शोज पर और एडवर्टीजमेंट पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। सजीमा भी ये सारी बातें सुन रही थी और उससे ये बर्दाश्त नहीं होता। ऑल्दो वो बहुत जूनियर थी लेकिन फिर भी खड़ी होती और कहती है मैं ऐसा नहीं सोचती, मेरे ख्याल से फ्यूजी अगर बना है तो सिर्फ एक्टिंग के लिए। उसकी एक्टिंग, उसके झूठ इतने रियल हैं कि मैं उस पर विश्वास कर बैठती हूँ। और हर कोई उसकी एक्टिंग का ही तो दीवाना है, इसलिए हमें एक्टिंग पर ज्यादा फोकस देना चाहिए।
ये बातें उसने इतने दिल से कही थी, इवन के एंड पर एक नारा भी लगा दिया था कि सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वाकई इसकी बात में दम जरूर है। अब जब साजिमा घर वापस आती है तो वो देखती है कि चीजें बिखरी हुई हैं और साइड पर पड़ा हुआ फ्यूजी, उसे बहुत तेज फीवर है। वो चाहती थी कि इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन फ्यूजी कहता है अगर तुम मुझे हॉस्पिटल ले गई तो सबको पता चल जाएगा कि हम इकट्ठे रहते हैं और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी बन जाएगी। साजिमा को पता चल गया था कि आज की इसकी एक्टिंग इसलिए अच्छी नहीं गई क्योंकि ये बीमार था। फ्यूजी उसका हाथ पकड़कर कहता है मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे हॉस्पिटल ना भेजो। अब तो तुम दिन में मेरे साथ होती नहीं क्योंकि मेरी मैनेजर नहीं हो, सिर्फ यही रात का थोड़ा सा टाइम होता है, वो मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। अब साजिमा बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखती है। उसको बहुत फीवर था, वो बहुत सारी बातें उल्टी सीधी भी बोल रहा होता है और इसी बीच वो उससे कह देता है आई लव यू साजिमा। साजिमा हंस देती है कि ये फिर से अपने झूठ बोलने वाली हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब सारी रात उसका ख्याल रखने के बाद अगले दिन वो देखती है कि उसका फीवर डाउन हो गया था, लेकिन साजिमा के खुद के साथ एक गड़बड़ हो गई थी। आयुमी के सेट की टाइमिंग्स चेंज हो गई थी, जो मैसेज वो रात को पढ़ भी नहीं सकी थी। अब बहुत टेंशन बन जाती है। वो आयुमी को कहती है वो टैक्सी लेकर आने लगी थी ताकि वो शूटिंग से लेट ना हो जाए, लेकिन आयुमी जब बाहर निकलती है लोग उसे घेर लेते हैं। उसे लगा था कि हर कोई मुझ पर टॉन्ट कर रहा है, सोशल मीडिया की तरह मुझे बुरा बुरा बोलेगा, और इसी डर से वो वापस अपने अपार्टमेंट में भाग जाती और वहां जाते ही वो बेहोश हो गई थी। जबकि उधर साजिमा को सीनियर मैनेजर से डांट पड़ती है कि तुमने आयुमी का ठीक से ख्याल नहीं रखा। अब आयुमी को तो एडमिट कर लिया गया था, उसे रेस्ट का कहा गया था, जबकि साजिमा बहुत सॉरी करती है, लेकिन बॉस उसे कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, उसे ओवरवर्क और स्ट्रेस की वजह से ऐसे हुआ है, डायरेक्ट रीजन तुम नहीं थी इसलिए तुम बच जाती हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। रात को जब ये बात फ्यूजी को पता चलती है तो वो सोचता है कि मैंने साजिमा के लिए ट्रबल क्रिएट कर दिया, क्योंकि सारी रात तो वो मेरे लिए बैठी रही थी, ना तो मुझे फीवर होता, ना मैं उसे रोकता, और ना ही उसे जॉब पर कोई मसला होता। थोड़े दिनों में आयुमी बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल भी एंथुसियास्टिक नजर नहीं आ रही थी। उसे पता चलता है कि उसके एक ही दिन में 10 सीन शूट होने हैं, क्योंकि उन्होंने शूटिंग को वाइंड अप करना था, सिर्फ उसी का वेट चल रहा था। उधर कागामी तो फ्यूजी को फुल ऑन काम दिलाया जा रहा था और फ्यूजी अब अपनी एजेंसी का टॉप अर्निंग स्टार बन चुका था। कागामी बताता है कि तुम्हें तो मैं एक्टिंग से थोड़ा पीछे रखना चाहता था, लेकिन उस दिन साजिमा ने ये बात सुनकर तुम्हारी इतनी तारीफ की कि मुझे अपना माइंड चेंज करना पड़ा। और जब भी वो साजिमा का जिक्र करता था उसकी आंखें चमकने लगती थी। ये बात फ्यूजी ने नोटिस कर ली थी और उसे कहीं ना कहीं पता चल गया था कि कागामी उसे लाइक करने लगा है। आयुमी अपने सेट पर पहुंची हुई होती है, 10 के 10 सीन वो शूट करा लेती है और अपना बेस्ट देती है। इन दी एंड जब वो लोग उसे हार्ड वर्क पर बुके दे रहे होते थे शूटिंग के एंड पर, तो वो अनाउंस करती है कि आज के दिन मैं अपने एक्टिंग कैरियर से रिटायरमेंट ले रही हूँ। ये सुनकर हर कोई शॉक था, इवन कि उसके मैनेजर्स को भी ये बात पता ही नहीं थी। अब अगर शामत आती है तो उसकी एजेंसी की, जिसको मीडिया वालों ने क्वेश्चन कर कर के परेशान किया हुआ था। मैनेजर्स परेशान थे कि उसको इतनी अगर ट्रबल चल रही थी तो उसने हमसे क्यों कभी शेयर नहीं की। साजिमा बताती है उसको और कोई मसला नहीं था, सिर्फ सोशल मीडिया हेटर्स से वो बहुत परेशान दिखती थी। आयुमी ने जो फैसला ले लिया था वो उसका पर्सनल डिसीजन था। अब साजिमा उससे मिलने के लिए जाती है। आयुमी उसका थैंक्स करती है और उससे एक रिक्वेस्ट करने लगती है कि अब हम दोनों तो अलग हो रहे हैं, कोवर्कर्स नहीं रहेंगे, तो मेरी एक लास्ट विश है, क्या तुम वो पूरी कर सकोगी? वो विश क्या है वो तो हमें बाद में पता चलेगा। उधर सेट पर कागामी फ्यूजी से पूछ रहा था कि मैंने सुना था तुम्हारे बारे में कि तुम एक वुमेनाइजर हो, लेकिन जब से मैं तुम्हारे से कनेक्ट हूँ मैंने तुम्हारे आसपास कोई लड़की नहीं देखी। फ्यूजी का कहना था कि हाँ मैं था इस टाइप का लड़का, लेकिन अब मैं बहुत बदल गया हूँ, लेकिन जिसे मैं लाइक करता हूँ, जिसे मैं दिल दे बैठा हूँ, उसे डेट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं अपनी पर्सनल अफेयर्स को खुद ही हैंडल कर लूंगा। अब कागामी ये बात सुनने के बाद ऑफिस में आता है और साजिमा से कहता है मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारा फ्यूजी आयुमी को लाइक करता है। आज उसने कहा कि मैं ऐसी लड़की को लाइक करता हूँ जिसे डेट करना मुश्किल है, और आयुमी ही तो उसकी को स्टार है, और आयुमी ने लगता है इसीलिए रिटायरमेंट ली है ताकि वो हमारी एजेंसी से निकल जाए और उसके बाद वो आसानी से फ्यूजी को डेट कर सके। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं साजिमा को आयुमी ने यही रिक्वेस्ट की थी कि मैं अकेले में एक दफा फ्यूजी से मिलना चाहती हूँ, एक ऐसी जगह डिनर अरेंज कर दो जहाँ पर मैं और वो और कोई भी ना। साजिमा जब अपनी फ्रेंड से भी मिलने के लिए जाती है और वो फ्रेंड भी यही बातें कर रही थी। हर जगह गॉसिप्स थी कि जैसे आयुमी और फ्यूजी का कपल बनने वाला है, लोग उन दोनों को इकट्ठे देखना पसंद करते थे, उनका एक ड्रामा भी हिट गया था। तो साजिमा भी इसी एंगल से सोचने लगती है कि जब लोग उनको इकट्ठे देखना चाहते हैं तो क्यों ना उन दोनों को एक हो जाना चाहिए। अब वो फ्यूजी को अपने साथ एक जगह डिनर कराने के लिए लेकर जाती है, लेकिन अंदर उसका वेट कर रही थी आयुमी, और ये सरप्राइज था फ्यूजी के लिए। लेकिन वो इस सरप्राइज से बिल्कुल खुश नहीं था, वो तो शॉक्ड नजर आ रहा था।
अब उन दोनों को अकेला छोड़कर साजिमा बाहर चली जाती है। अंदर ही अंदर वो फ्यूजी के लिए फीलिंग्स रखती थी, लेकिन बस वो शांत रहती है। उनको वहां छोड़ने के बाद जब वो ऑफिस में वापस आती है तो वो देखती है कि सीनियर मैनेजर ने अपना रोना धोना स्टार्ट किया हुआ है। आयुमी के जाने के बाद वो डिसहार्ट हो गई थी। उसे लगा था कि ये सब उसकी गलती है कि उसने स्टाफ को अच्छे से हैंडल नहीं किया। वो डिसअपॉइंट होकर अपना रेजिग्नेशन देकर वहां से निकल जाती है। अब ऑफिस में इतनी सारी टेंशन सारा दिन देखने के बाद साजिमा जब घर वापस लौटती है तो थोड़ी देर बाद फ्यूजी भी वहां आ गया था, लेकिन उसका मूड बहुत खराब था। साजिमा ने आज पहली दफा उससे झूठ बोला था, लेकिन इसने उसको बहुत गुस्सा दिला दिया था। वो कहता है तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में समझती क्या हो। एक्चुअली आयुमी उससे अपने प्यार का इजहार करती रही थी, लेकिन फ्यूजी उसे लाइक नहीं करता था। लेकिन फ्यूजी के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। फ्यूजी साजिमा पर गुस्सा करता है कि मैं तो तुमसे झूठ बोलता था, आज तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरी भावनाओं से खिलवाड़ किया। तुम बताओ, अगर किसी इंसान को तुम लाइक करती हो और वही किसी और से तुम्हारा कपल और मैच मेकिंग करने लगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। और ये बात कहते ही वो उसको किस कर लेता है। साजिमा को फिर से लगा था कि ये सब कुछ झूठ है और उसकी एक एक्टिंग है, लेकिन फ्यूजी अब की बार सीरियस था और वो ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है कि तुम सच और झूठ में, एक्टिंग में और रियलिटी में फर्क करना तो सीखो। साजिमा को अपना लव कन्फेस किया है, लेकिन वो उसके पुराने झूठ की आदत की वजह से उसकी इस बात का भी एतबार नहीं करती। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फ्यूजी ने उसे किस करने के बाद उसके दिल की घंटियां जरूर हिला दी थी। इसलिए जब भी जहां भी एजेंसी में भी वो उसकी फोटो या उसकी वीडियो देखती थी तो उसके दिल को कुछ कुछ होने लगता था। आज एजेंसी में सारे लोग यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि एक स्टार की, एक सेलिब्रिटी की लाइफ बहुत थोड़ी होती है। फ्यूजी ने अभी काम करना स्टार्ट किया है। एक दफा तो ये बहुत ग्लैमरस लग रहा है, लेकिन अगर हमने इसे ठीक से पिक ना किया तो उसके बाद ये इसका डिवाइस भी साबित हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए बहुत से सेलिब्रिटीज आए लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत कम रह पाते हैं। अब आयुमी तो काम करती नहीं थी, तो साजिमा को ये टास्क मिलता है कि वो कागामी की हेल्प करेगी और उससे बहुत सी चीजें सीखेगी भी सही। इन शॉर्ट वो सेकंड असिस्टेंट बन रही थी फ्यूजी की। अब जब शाम को वो घर जाती है तो चोरी चोरी जाती है। वो नहीं चाहती थी कि किसी तरह फ्यूजी का सामना करना पड़े, लेकिन फिर भी वो इसके सामने आ जाता है और उसे तंग करने के लिए पूछने लगता है, चोरी चोरी और इतनी जल्दी कहाँ सोने के लिए जा रही हो, और तुमने क्या सोचा उस बारे में जो कल मैंने तुमसे कन्फेशन किया था। साजिमा शर्मा जाती है, कंफ्यूज होकर बोलने लगती है कि जो भी तुमने कल किया था मैंने उसे एक एक्टिंग ही समझा था और तुम भी यही समझो और वो सब भूल जाओ। फ्यूजी कहते हैं ओके ओके मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी मैनेजर बन चुकी हूँ दोबारा से और ये एक फॉरबिडन लव है। फ्यूजी ऐसे एक्टिंग करता जैसे बहुत अच्छे से बात समझ गया हो, लेकिन जाते जाते फिर से उसे किस करता है और कहता है गुड बाय किस करना मेरा हक बनता है। नेक्स्ट डे अब वो लोग काम पर जाते हैं। फ्यूजी एक मूवी की लीड रोल की कास्ट में जा रहा था और वो मूवी एक बहुत बड़े डायरेक्टर की थी। उस फिल्म मेकर ने एक्चुअली जब से फ्यूजी की एक्टिंग देखी थी एक ड्रामा में तो वो उससे काफ़ी इम्प्रेस हो गया था। और इतने में उसकी फीमेल लीड की एंट्री होती है जिसका नाम शिराकावा था। शिराकावा एक बहुत ही पॉपुलर सेलिब्रिटी थी और फ्यूजी एक इमर्जिंग स्टार था। ये फ्यूजी के लिए अब तक का सबसे बड़ा चांस था जो उसके हाथ लगा था। इतने में दोनों मैनेजर शिराकावा से मिलने के लिए जाते हैं और इंतजार कर रहे थे कि उसकी मैनेजर कब आएगी। जैसे ही वो आती है तो उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। वो मिस हारा थी, वही मैनेजर जिसने थोड़े दिनों पहले उनकी एजेंसी से रिजाइन किया था और अब यहाँ पर वो एक बहुत बड़े स्टार की मैनेजर बन चुकी थी और उसके नखरे और उसके टशन कुछ डिफरेंट ही स्टाइल के थे। इवन कि वो उन लोगों पर टॉन्ट भी करती है, यहाँ तक कहती है कि शिराकावा एक बहुत बड़ी स्टार है, तुम छोटी सी एजेंसी के लोग पता नहीं इसे हैंडल कर पाओ कि नहीं, अंडर प्रेशर ना आना हमारी हीरोइन के साथ काम करते हुए। साजिमा जब यही बात जाकर ऑफिस में बॉस को बताती है तो वो हैरान थे कि उस दिन वो इतनी ओवर एक्टिंग कर रही थी कि लग रहा था डिसहार्ट हो गई है, ये फील्ड ही छोड़ जाएगी और अब एकदम से एक बदली हुई इंसान बन के बड़ी हीरोइन के साथ आ गई। अब शूट पर काफ़ी सीन चलते रहते हैं और हमेशा साजिमा भी वहाँ पर होती है सेट पर अपने हीरो का साथ देने के लिए। वहाँ पर एक रोमांटिक सीन जब शूट होता है तो यहाँ पर साजिमा को पता नहीं क्यों फ्यूजी के साथ किसी और को देखकर जेलसी होने लगी थी। वो नजरें चुरा रही थी और ये देख भी नहीं सक रही थी। इतने में कगामी उसे कहता है क्यों ना हम दोनों आज आइसक्रीम खाने चलें। कगामी के साथ उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग देखकर फ्यूजी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे इग्नोर करने लग जाता है। इवन के रिहर्सल भी वो अपनी मैनेजर के साथ नहीं बल्कि शिराकावा के साथ जाकर करता है। साजिमा वैसे तो एक्सेप्ट नहीं करती थी कि वो फ्यूजी के लिए फीलिंग्स रखती है, तो फिर ये जेलसी कहाँ से आ रही थी। अब शूट से वापसी पर कगामी यही कह रहा था कि पहले हम ड्रॉप करते हैं हमारे हीरो को, उसके बाद तुम मुझे ड्रॉप करना और फिर अपने घर वापस चले जाना। अब साजिमा और फ्यूजी दोनों परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो तो एक ही घर में रहते थे और इस काम के लिए साजिमा को शहर के 2-3 चक्कर लगाने पड़ेंगे।
वेल इन दी एंड वो बेचारी थक हार कर अब अपनी एक फ्रेंड के साथ बैठी हुई होती है और बताती है कि आज मुझे कितनी ड्राइविंग करनी पड़ी। उसकी ये सारी सिचुएशन सुनने के बाद उसकी फ्रेंड उसको कहती है कि मुझे लगता है मिस्टर कागामी तुम्हें लाइक करता है, तभी तो वो चाहता था कि तुम पहले फ्यूजी को ड्रॉप करो ताकि तुम दोनों अकेले हो सको। इतने में वो फ्यूजी के बारे में सोचने लगती है। उसे कल वाली किस याद आ गई थी, तो उसे ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है और उसके पीछे दोनों लड़के पड़े हुए थे, कागामी भी और फ्यूजी भी। अब नेक्स्ट डे फ्यूजी को एक शूट पर बहुत दिक्कत हो रही थी। वो अपनी तरफ से तो अच्छा रोल कर रहा था लेकिन डायरेक्टर को पसंद नहीं आ रहा था। वो बार बार उसका रीटेक कराता है। इन दी एंड वो कहता है कि अब हम दोबारा से ये शूट किसी और दिन करेंगे। फिर डायरेक्टर आकर फ्यूजी को समझाता है कि तुम एक्टिंग तो ठीक से कर रहे हो लेकिन खुद को उस कैरेक्टर में डालने की कोशिश करो। सोचो, क्या तुम्हें खुद कभी किसी से प्यार हुआ है? अगर तुम उस कैरेक्टर को खुद में जगाओ तो फिर ये सीन बहुत अच्छा हो जाएगा। आज जब बहुत थका हुआ फ्यूजी वापस आता है तो उसे साजिमा की कुछ बातों से फील हो जाता है कि जैसे ये शिराकावा से जेलस हो रही है, तो वो उसे अपने साथ रिहर्सल करने को कहता है। अब वो उसे रिहर्सल कराने में हेल्प कर रही होती है तो यहाँ पर फ्यूजी अपने कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा जान डाल देता है। वो उसे पीछे से हक करता है लेकिन जो उसकी लाइंस नहीं थी अब वो लाइंस बोलने लगा था और उससे कहता है मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। साजिमा उसकी सडन मूव से बहुत हैरान हुई थी। उसे बताती है कि ये लाइंस नहीं है लेकिन फिर भी वो सारा कुछ अपने दिल से बोल रहा था और नाम भी उसी का ले रहा था। फ्यूजी ने बहुत दफ़ा अपने प्यार का इजहार किया था साजिमा के सामने लेकिन वो हमेशा इसको झूठ समझती थी, एक्टिंग और रियलिटी नहीं। इस बात से वो काफ़ी परेशान था। वेल अब नेक्स्ट डे उनको पता चलता है कि सोशल मीडिया पर उन दोनों की फोटोज लगी हुई हैं। वो इकट्ठे बिल्डिंग से बाहर निकल रहे थे। अब साजिमा एजेंसी में जाती है और जाते ही उनसे सॉरी करने लगती है और कहती हैं कि अगर आप चाहें तो मैं अभी ये जॉब छोड़ दूंगी, इस ऑफिस से बहुत दूर चली जाऊंगी और कभी भी फ्यूजी के सामने भी नहीं आऊंगी। लेकिन उसका बॉस शॉक्ड था, ये ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम लोग दोनों टैलेंट और मैनेजर हो, हमेशा मैनेजर ही सेलिब्रिटी को ड्रॉप करने के लिए जाता है, ये एक आम सी बात है और हमने क्लैरिफाई भी कर दिया है उस मैगजीन को। ये पोस्ट भी हटा ली गई है और तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, तुम्हें अपनी पोजीशन से हटने की कोई ज़रूरत नहीं। इतने में फ्यूजी भी भागता हुआ ऊपर से आ जाता है। उसके मुंह से सारा सच स्लिप होने वाला था। वो कहता है कि सारी गलती मेरी है, प्लीज़ कोई भी सजा साजिमा को ना दे, मुझे दे। लेकिन इतने में जब उसे पता चलता है कि ये तो कोई इशू ही नहीं था बल्कि सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो हर कोई कूल डाउन हो जाता है। लेकिन अगले दिन शूट पर मिस हारा काफ़ी टॉन्ट करती है साजिमा पर और कहती है मैं भी एक मैनेजर हूँ और अच्छे से देख सकती हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारे और फ्यूजी के बीच सिर्फ मैनेजर और टैलेंट का रिश्ता नहीं है। लेकिन इतने में कागामी वहाँ पर आता है और उसे डांट कर चुप करा। लेकिन यहाँ पर कागामी आता है और हारा के सामने साजिमा की साइड लेता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। अब जब फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ती है तो साजिमा ने एक बात नोटिस की थी कि फ्यूजी और शिराकावा की दोस्ती काफ़ी बढ़ गई थी। वो लोग इकट्ठे बातें भी करते थे और रिहर्सल भी साथ में करते थे। आज काम से वापसी पर आते ही साजिमा अपना सामान पैक करके वहाँ से निकलने लगती है और उससे कहती है मैं और ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहती। लेकिन फ्यूजी का कहना था तुम्हें लगता है कि मैं अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट नहीं हूँ, तुम कब मेरा विश्वास करोगी। यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आइंदा थोड़ा केयरफुल रहना। वेल अब नेक्स्ट डे वही सीन शूट होता है जिसकी रिहर्सल उसने एक दफ़ा साजिमा के साथ की थी। अब जब वो यही शूट होता हुआ देखती है तो उसको वही सब याद आता है जो रिहर्सल के अलावा एक्स्ट्रा लाइंस अपने दिल की बातें फ्यूजी ने साजिमा को बोली थी। आज उसका टेक इतना अच्छा रहा था कि डायरेक्टर समेत हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। अब उसके बाद उसको एक और बात पता चलती है कि इन लोगों का दोनों का एक पियानो का सीन है जिसकी प्रैक्टिस करने के लिए वो दोनों आज मिल रहे हैं और यहाँ पर साजिमा को जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी बल्कि हारा और कागामी उनके साथ जाते हैं। अब साजिमा काफ़ी परेशान हो गई थी। वो इंटरनेट पर भी देखती है, उनकी फ़ोटोज़ मेन साइट से तो हट गई थी लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर फिर रही थी। बहुत से लोग यही कहते हैं कि ये एक मजाक था और वैसे भी ये मैनेजर फ्यूजी के साथ बिल्कुल भी सूट नहीं करती क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है और ये एक आम सी लड़की लगती है। वेल अब उनकी मूवी का क्लाइमैक्स भी शूट हो जाता है। जैसे ही उनकी शूटिंग ख़त्म होती है तो सारे स्टार्स को वो लोग बुके प्रेजेंट करते हैं और शिराकावा एडमिट करती है कि फ्यूजी के साथ काम करते करते मुझे इसकी शक्ल में एक अच्छा दोस्त भी मिल गया है। शूटिंग खत्म होने के बाद अब उनकी रैप अप पार्टी चल रही होती है। वहाँ पर जब शिराकावा आती है तो हर कोई देखकर हैरान रह गया था। उसकी ड्रेसिंग, उसके रंग ढंग, उसकी पर्सनैलिटी ही बदली हुई थी। उनके उसका परफ्यूम भी बहुत सीड्यूसिव था। तो यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है सबको एक बात पता चलती है कि शिराकावा ने अपनी नेक्स्ट मूवी में एक डेविल वुमन का कैरेक्टर करना जो एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा लड़का फंसाती रहती है। शिराकावा की एक आदत थी, उसे जैसे ही स्क्रिप्ट मिलता था और वो एक्सेप्ट करती थी तो वो खुद को उसी कैरेक्टर में ढाल लेती थी। पिछली मूवी में एक इनोसेंट गर्ल का कैरेक्टर था तो वो सारा समय एक सादा सी आम सी लड़की बनी रही, लेकिन आज वो बहुत खतरनाक और बिल्कुल एक डेविल वुमन लग रही थी।
साजिमा को लोगों के बीच सोशलाइज होना और इतना ज़्यादा ड्रिंक करना पसंद नहीं था, तो वो ड्रिंकिंग पार्टी से बाहर आ जाती है। कागामी उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। वो लोग थोड़ी देर बैठते हैं और बातें करते हैं। जबकि उधर शिराकावा आज बैठी हुई होती है फ्यूजी के साथ। वो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन लग रही थी और उसे बाहर निकलकर वो कहती है, क्यों ना हम दोनों अकेले किसी एक जगह जाएं जहाँ पर हमारे अलावा कोई भी ना हो। अब जब साजिमा घर वापस आती है तो वो देखती है फ्यूजी घर पर भी नहीं और उसका नंबर भी नहीं लग रहा। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। बार बार वही शक्ल ज़हन में आ रही थी कि शिराकावा बहुत खतरनाक लग रही थी। वो सारी रात जागी रहती है, बार बार उसका नंबर भी ट्राई करती है, लेकिन फ्यूजी अगले दिन सुबह ही वापस आता है और कहता है कि हम लोग फ्रेंड्स सारी रात ड्रिंक करते रहे थे। और उसकी बातों से लग रहा था कि जैसे वो शिराकावा से बहुत इम्प्रेस नजर आ रहा है। जब वो उसके पास से गुजरता है तो उसे वही परफ्यूम की स्मेल आती है जो शिराकावा की थी। वो उससे पूछती है कि ये क्या है। फ्यूजी कहता है वो मेरे पास ही बैठी रही थी, लेकिन साजिमा का पूछना था ऐसा भी क्या हो गया कि उसके परफ्यूम की खुशबू तुम्हारे कपड़ों में ट्रांसफर हो गई है। अब फ्यूजी भी आगे से बहुत मीनिंगफुल बोलता है, कहता है अगर कुछ ऐसा हुआ भी है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम कौन सा मेरी गर्लफ्रेंड हो। अब नेक्स्ट डे उन्होंने अपनी मूवी की प्रमोशन के लिए कुछ फोटोशूट कराने थे। तो इसी बीच साजिमा को एक और बात पता चलती है कि इन दोनों का पेयर इंडस्ट्री में बहुत फेमस हो रहा है। इनको अगले बहुत से इकट्ठे प्रोजेक्ट की ऑफर भी हुई है और ये ड्रीम पेयर माना भी जा रहा है। ये सुनकर साजिमा बहुत अपसेट हो जाती है। वो पार्किंग से गाड़ी लेने के लिए गई थी, फ्यूजी को साथ बिठाना था, लेकिन रास्ते में ही फ्यूजी को कोई और पकड़ लेता है और वो थी शिराकावा, जो उसे कहती है कि अगर तुम मेरी तरह की एक्टिंग सीखना चाहते हो कैरेक्टर में जान डालने के लिए, तो क्यों ना हम दोनों इकट्ठे कहीं चले। और साजिमा बस उनको जाते हुए देखती रह जाती है और खुद से कहती है कि फ्यूजी को मुझसे एक डेविल वुमन ने छीन लिया। शिराकावी लॉन्ग ड्राइव पर उसे अपने साथ ले जाती है और अपनी नई मूवी के बारे में बताने लगती है कि उसमें मैं एक ऐसी लड़की का कैरेक्टर कर रही हूँ जो रोड साइड बहुत से लड़कों के साथ प्यार में पड़ जाती है और फिर उन्हें अपने साथ ही लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाती है। और फिर उसके बाद शिराकावा उसे अपने साथ एक मोटेल में लेकर चली गई थी और उससे कहती है कि एक्चुअली बात यह है कि मैं कैरेक्टर में नहीं आ रही, मैं तो तुम्हारे साथ अकेले समय बिताना चाहती थी। और फिर वो अपना स्कार्फ उतारती है, फ्यूजी के करीब आकर उसकी आइज पर पट्टी बांधती है। अब वो उसे किस करने वाली थी कि यही सही सीन शिफ्ट हो जाता है साजिमा की तरफ। साजिमा बहुत बेचैन थी, तड़प रही थी, बार बार फ्यूजी को कॉल्स मिला रही थी, लेकिन उसका नंबर लग ही नहीं रहा था। कागामी को भी उसकी परेशानी फील हो चुकी थी। वो कहता है परेशान ना हो, मुझे पता है वो दोनों को स्टार्स हैं, एडल्ट्स हैं, उनको अंदाजा है इस चीज का, वो जरूर केयरफुल रहेंगे। फ्यूजी वापस आता है तो वहाँ का तो माहौल ही बदला हुआ था। वो उसकी मैनेजर कम और डिटेक्टिव ज्यादा लग रही थी और उसने वहाँ का सेटअप बिल्कुल CID टाइप का किया हुआ था। वो उसे बिठाती है और कहती है मैनेजर को हर बात जाननी होती है और उसे इन्वेस्टिगेशन करने लगती है कि तुम कहाँ कहाँ गए थे, कितनी देर लॉन्ग ड्राइव की, कहाँ कहाँ स्टॉप लिया। फ्यूजी उसे बताता है कि एक्चुअली हम एक मोटेल में गए थे। ये सुनकर साजिमा की तो जान ही निकल जाती है। उससे कहती है जल्दी बताओ आगे क्या हुआ था। वो उसे सारी बात बताता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि एक्चुअली शिराकावा ने उसको किस नहीं की थी, बल्कि वो तो उसे फंसाकर उसका वॉलेट चुरा लेती है और उसका कैरेक्टर यही था। वो लड़की एक चोरनी थी जो लड़कों को फंसाकर उनके पैसे लूटती थी। साजिमा ने जब सारी स्टोरी सुन ली थी फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो कहती है ये क्या बात हुई, ब्लाइंड फोल्ड किया, इसके क्लोज आई, नियरली किस होने वाली थी, अभी भी ये कहता है कुछ नहीं हुआ, ये भी बहुत कुछ था। फ्यूजी उससे पूछता है क्या तुम जेलस हो रही हो, लेकिन वो कहती है मैं कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ जो जेलस होंगी। अब नेक्स्ट डे वो लोग एजेंसी में बैठे हुए होते हैं और साजिमा को पता चलता है कि उन दोनों को इकट्ठे को स्टार्स रखने की बहुत सारी ऑफर्स आ रही हैं और ज़्यादातर रोमांटिक मूवी में हैं। साजिमा अब किसी न किसी तरह से बहाने बनाने लगती हैं कि ये दोनों इस रोल में अच्छे नहीं लगेंगे। एक्चुअली वो चाहती ही नहीं थी कि ये दोनों इससे ज़्यादा क्लोज आएँ। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एक वर्कशॉप के लिए फ्यूजी को इनविटेशन मिली है एक बहुत बड़े यूरोपियन फिल्म मेकर की तरफ से। वो लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। इवन के साजिमा में बहुत खुश हुई थी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो कि अब फ्यूजी को मिल रही थी। इतने में कागामी ऊपर से आता है और कहता है हाँ मैंने सुना था शिराकावा भी इसी वर्कशॉप में जा रही है। और ये सुनते ही साजिमा का मूड फिर से खराब हो जाता है। फिर हमें उसी वर्कशॉप का सीन दिखाते हैं। वो यूरोपियन डायरेक्टर बहुत वर्ल्ड क्लास टाइप का था। उसने बहुत सी ब्लॉकबस्टर मूवीज की थी, बहुत से अवार्ड्स भी विन किए थे। वो उनको ऐसी एक्टिंग और उनकी स्किल्स देखना चाहता था जिसमें वो कुछ बोले ना बल्कि अपनी इंस्टिंक्ट शो करें, वो भी एनिमल्स वाली। उधर साजिमा को एजेंसी में यही बताया जा रहा होता है कि वो फिल्म मेकर बहुत फेमस है और वो भी सीड्यूसिव रोल्स लेने के लिए रोमांटिक मूवीज करता है। ये सुनते ही साजिमा अपसेट हो जाती है और फौरन से भाग कर जाती है कि मैं फ्यूजी को पिक करने जा रही हूँ। लेकिन जब वो जाती है तो उसे पता चलता है कि वो पहले ही शिराकावा के साथ जा चुका है।
कागामी भी वहीं पर ही आ चुका था। वो उससे कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि वो उसके साथ क्या है, और फिर उसे जबरदस्ती अपने साथ डिनर पर ले जाता है। वो जाना नहीं चाहती थी तो उससे कहता है हम एक रूफ टॉप पर जाते हैं, मेरी एक सीक्रेट प्लेस है। जब भी वो अपसेट होता है तो उसी जगह पर जाता है। यहाँ पर केचप कागामी के कपड़ों के ऊपर लग जाता है तो सजीमा वहीं पर ही उसे पानी से साफ करने लगती है कि अगर देर हो गई तो दाग पड़ जाएगा। मैं अक्सर अपने स्कूल में बच्चों के साथ ऐसे ही करती थी। यहाँ पर जब वो थोड़ी सी भी क्लोज आती है तो कागामी से रहा नहीं जाता। वो उससे अपना लव कन्फेस कर देता है, कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता हूँ, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं जिन्हें झूठ पसंद नहीं, और मैं ऐसी ही लड़की के साथ सारी लाइफ बिताना चाहता हूँ। साजिमा के लिए ये बहुत शॉकिंग था। वो उससे कुछ भी कहती उससे पहले ही कागामी कहता है मुझे पता है तुम लाइक करती हो फ्यूजी को, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, अगर एक 1% भी चांस मेरे पास हो कि मैं तुम्हें हासिल कर सकूं तो मैं जरूर करूंगा। उधर साजिमा बिल्कुल परेशान बैठी हुई थी। एक तरफ कागामी ने उससे कन्फेशन किया था और दूसरी तरफ उसे फ्यूजी की समझ नहीं आ रही थी। उसे लगता था कि पता नहीं कब वो झूठ बोलता है और कब सच, मैं कैसे उसका विश्वास कर लूं। इतने में कोई उसके दरवाजे पर आता है, लेकिन वो जब दरवाजा खोलकर देखती है तो आगे हारा थी। हारा को देखते ही पता चल जाता है कि ये दोनों तो एक ही घर में रहते हैं। साजिमा उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज ये खबर आउट ना होने देना, लेकिन हारा उसे बहुत बातें सुनाती है और कहती है ठीक है, अगर मैं मान भी लूं कि तुम दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी नजरों से साफ पता चलता है कि तुम फ्यूजी को लाइक करती हो। टैलेंट और मैनेजर का रिश्ता प्रोहिबिटेड होता है, बताया था ना तुम्हें, या तो तुम उससे प्यार ना करो या फिर उसकी मैनेजर ना बनो। फ्यूजी जब रात को वापस आता है तो वो बहुत खुश था। वो कहता है कि शिराकावा से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो खुद ही कैरेक्टर की जिंदगी जी कर देखती है, ऐसा एक्सपीरियंस बहुत यूनिक था मेरे लिए। उसकी शिराकावा से इतनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही थी, इसकी वजह से साजिमा बहुत सैड हो जाती है। अब नेक्स्ट डे वो लोग मीटिंग करने जाते हैं उसी यूरोपियन डायरेक्टर के साथ। इतने में वहाँ पर शिराकावा भी आ जाती है और डायरेक्टर उनको मूवी के बारे में बताता है। कहता है इसका कोई स्क्रिप्ट नहीं है, अगर स्क्रिप्ट किसी को पता भी है तो वो सिर्फ दोनों को स्टार्स होंगे, क्योंकि वही दोनों इस मूवी में काम करेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल लव स्टोरी थी और इसमें लव सीन्स भी आएंगे। ये बात साजिमा को बहुत बॉदर करने लगती है। फ्यूजी घर आकर कहता है कि मैं ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करने वाला, लेकिन साजिमा खुद को सिर्फ और सिर्फ उसका मैनेजर साबित करना चाहती थी। कहती है ये बहुत बड़ी ऑफर है, तुम्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए। फ्यूजी कहता है मुझे सबसे प्यारी सिर्फ तुम्हारी खुशी है, लेकिन साजिमा का कहना था इसी में मेरी खुशी है कि पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा टैलेंट आए, बियॉन्ड द बाउंड्रीज तुम्हें काम करने का मौका मिल रहा है, मैं खुश हूँ। ये सुनकर फ्यूजी भी मान जाता है कि मैं ये रोल ले लूंगा। लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट डे उठता है तो साजिमा उसके घर पर नहीं थी। वो अपना सारा सामान लेकर वहाँ से जा रही थी और जाते जाते उसकी आंखों में आंसू थे और वो परेशान थी कि मैं रो क्यों रही हूँ, कहीं मुझे सच में फ्यूजी से प्यार हो गया है। जब वो ऑफिस आती है तो फ्यूजी उसे ऑफिस के बाहर से ही पकड़ लेता है और पूछने लगता है कि ये सब क्या था। वो कहती है मैंने पहले ही तुम्हें बताया था, जिस दिन मुझसे अरेंज हुआ मैं उसी दिन घर शिफ्ट कर लूंगी। फ्यूजी उससे कहता है पहले सिर्फ मैं तुमसे झूठ बोलता था, अब मैंने सच बोलना शुरू कर दिया है और तुमने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया। और एक बात बताऊं, तुम एक बैड लायर हो, तुमसे ठीक झूठ बोलने की एक्टिंग नहीं होती। उसके बाद ऑफिस में भी सारा टाइम साजिमा ऐसे ही एक्ट करती है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्यूजी से, और वो सिर्फ और सिर्फ उसकी एक मैनेजर है। अब नेक्स्ट डे जब वो लोग जाते हैं उस मूवी का स्क्रिप्ट लेने के लिए तो वहाँ पर शिराकावा एक नए ही कैरेक्टर में आती है। वो सब हैरान थे कि ये कौन सा रोल किस मूवी में कर रही है, लेकिन उनको पता चलता है कि ये कोई भी रोल नहीं कर रही, ये तो ओरिजिनल शिराकावा है। उसकी इतनी शाय और इंट्रोवर्ट सी पर्सनैलिटी देखकर हर कोई हैरान था। उन्हें पता चलता है कि इस मूवी का स्क्रिप्ट एकदम सीक्रेट रखा जाएगा। सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स हैं इसमें, एक साइकोलॉजिकल लव स्टोरी है जिसको वही दोनों जानेंगे। साजिमा को हारा की बातें बहुत दिल पर लगी थी और वो वाकई अब सिर्फ यही कोशिश कर रही थी कि वो फ्यूजी के लिए फीलिंग्स ना रखे, सिर्फ और सिर्फ उसकी मैनेजर ही बन कर रहे। और उसके बाद फिल्मिंग स्टार्ट हो जाती है। वो सारे लोग मिलकर वो मूवी देख रहे थे शूट होते हुए। इसमें दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। इन्होंने अपनी इमोशंस और रियल फीलिंग्स वहाँ पर लेकर आनी थी कैरेक्टर में और दिखाना था कि प्यार क्या होता है। ये मूवी करना फ्यूजी के लिए बिल्कुल एक यूनिक एक्सपीरियंस था। उसने इस तरह का काम पहले कभी भी नहीं किया था। और शिराकावा एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। वो डे बाय डे उसकी पर्सनैलिटी से बहुत इम्प्रेस होता जा रहा था। साजिमा ये सारा कुछ देखकर काफी दुखी हो जाती है और कागामी से कहती है सॉरी, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को अभी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहती क्योंकि एक्चुअली मैं डेट करना ही नहीं चाहती। लेकिन कागामी का कहना था ठीक है, जब तक मैं तुम्हें पा सकता हूँ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब इसी तरह डे बाय डे जब शूटिंग चलती रहती है तो दिखाते हैं कि एक दिन शिराकावा ने बहुत स्माइल की थी और दिल से की थी। फ्यूजी उसे देखकर बहुत खुश होता है।
वो बाहर आता है तो कहता है कि इतने अरसे बाद मैंने शिराकावा के फेस पर स्माइल देखी, मुझे आज बहुत खुशी हुई। कागामी उससे पूछने लगता है कि कहीं आपको शिराकावा से प्यार तो नहीं हो गया, लेकिन आगे से फ्यूजी का कहना था मैं तो सिर्फ कैरेक्टर के साथ जीना सीख रहा हूँ। फिर ऑफिस जाकर साजिमा को एक बात पता चलती है कि वहाँ पर जो एक्स सेलिब्रिटी था उसके साथ भी यही हुआ था। काम करते करते उसे को स्टार से प्यार हो गया था, लेकिन बाद में उसकी लव लाइफ भी बर्बाद हो गई थी जब उसका एक स्कैंडल आया था एक दूसरी एक्ट्रेस के साथ। और इसी से ही डिसहार्ट होकर उसने जापान छोड़ दिया था, यूएस से चला गया, लेकिन वहाँ से भी फ्लॉप होकर वापस आया और फिर कर्जों में डूबा हुआ वो सिर्फ एक ऑफिस जॉब करता रहता था। उसका नाम आसाहीना था। साजिमा पहले उसे नहीं जानती थी, लेकिन जब वो जाकर देखती है उसकी पुरानी वीडियोस को तो उसे पता चलता है कि स्टार में बहुत पोटेंशियल है। उधर आज फ्यूजी की मूवी का एक लास्ट सीन शूट होना था शिराकावा के साथ। ये सीन काफी इमोशनल था और इसी सीन में वो देखती है कि वो दोनों किस करने लगे हैं। ये साजिमा से देखा नहीं जाता, वो पीछे हट जाती है। अब शूटिंग खत्म होने के बाद हर कोई आकर उनके लिए क्लैपिंग करता है, बुके देता है, लेकिन फ्यूजी की नजरों को तलाश थी साजिमा की जो वहाँ खड़ी भी नहीं हुई थी। और जब वो शाम को उसे नजर आती तो तब भी वो बहुत परेशान और सैड नजर आ रही थी। साजिमा का तो अब मन भी नहीं करता था कि वो फ्यूजी के साथ काम करे। वो ऑफिस में जाती है और आसाहीना से कहती है कि मैं किसी और की मैनेजर बनना चाहती हूँ, मैंने एक टैलेंट तलाश किया है। और उसे कहने लगती है कि वो टैलेंट आप हैं, मुझे अपनी मैनेजर बनने देना, मैं आपके लिए काम ढूंढ कर लाऊंगी और दोबारा से आपको सेलिब्रिटी बनाऊंगी। लेकिन आसाहीना बहुत डिसहार्ट था, उल्टा उसे कहने लगता है कि तुम इमैच्योर हो तभी ऐसी बातें कर रही हो। उसके बाद साजिमा को फ्यूजी का मैसेज आता है जो उससे कहता है मेरे घर पर तुम्हारी एक चीज रह गई थी, आकर ले जाओ। वो जाती है तो उसे एक प्लांट दिखाता है, कहता है जब तुम थी तो इसे पानी देती थी, लेकिन अब इसे पानी देने वाला कोई नहीं है, मैं तो बिजी रहता हूँ, तो इसे तुम अपने साथ ही ले जाओ। जब साजिमा वहाँ से जाने लगती है तो फ्यूजी उसे रोक कर कहता है कि थैंक यू, ये एक लाइफ चेंजिंग शूट था, मैंने पहली दफ़ा कैरेक्टर को जी कर देखा है, तुमने ही मुझे ये शूट दिलवाया है। लेकिन सच बताऊं, वहाँ पर मैं क्या इमेजिन कर रहा था, मैं सिर्फ यही देख रहा था कि वहाँ पर शिराकावा नहीं, वहाँ तुम हो जिससे मैं दोबारा से प्यार करने लगा हूँ। और जो भी मेरी एक्टिंग में रियलिटी आई वो इसी वजह से, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही इमेजिन कर रहा था। और इसके साथ ही वो जाते ही उसे हक कर लेता है और कहता है मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सच्ची हैं, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। इतने में उसको एक इमरजेंसी कॉल आती है और वो उसे कहता है कि हमें कॉफू जाना होगा। कॉफू उनके होम टाउन का नाम है, जहाँ पर उनकी बचपन की सारी यादें थी, वो इकट्ठे वहीं पर ही तो स्कूल में पढ़े थे। रास्ते में जाते जाते फ्यूजी साजिमा को बताता है कि बहुत साल हो गए, मैंने जाकर पीछे अपनी फैमिली से एक भी मुलाकात नहीं की। एक्चुअली उसके डैड बहुत स्ट्रिक्ट थे और उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इसलिए वो जब से टोक्यो आया था उसने अपने होम टाउन जाना बहुत कम कर दिया था। अब जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो पता चलता है कि एक्चुअली उसके डैड की तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए उसके भाई ने उसे बुलाया था। उसके डैड एक मंदिर चलाते थे और वहीं वहीं उनकी रेजिडेंस भी थी। डैड आप तो कुछ बेटर लग रहे थे, लेकिन उसे देखते ही टॉन्ट करते हैं कि साथ में अपनी गर्लफ्रेंड को लाने की क्या जरूरत थी। लेकिन साजिमा बताती है मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि इसकी मैनेजर हूँ। डैड इतना टीवी तो नहीं देखते थे, कहते हैं मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने ऊपर चले गए होगे कि तुम्हें एक मैनेजर भी मिल गई होगी। तो साजिमा यहाँ पर फ्यूजी की हर अचीवमेंट को गिनवाती है। उसके डैड काफी इम्प्रेस हुए थे जब उन्हें पता चला था कि एक्चुअली साजिमा उसकी बचपन की फ्रेंड है। जब वो चीचन नाम सुनते हैं तो उन्हें साजिमा अच्छे से याद आ जाती है। वो कहते हैं मुझे याद है तुम हमारे ही कोर्ट यार्ड में खेला करती थी और मेरा बेटा तुम्हें बहुत सताता था, ये एक बुली बॉय था और तुम्हें बुली कर करके ये बहुत इंजॉय करता था। उनसे मिलने के बाद फिर साजिमा वापस एजेंसी में कॉल करती है, उन्हें सारी सिचुएशन बताती है और कहती है कि कल ही फ्यूजी वापस आ रहा है। वैसे भी उस इंटरनेशनल फिल्म मेकर के साथ कल उसका एक लास्ट सोलो सीन शूट होना था और उसके लिए वो रेडी था। उसके बाद डायरेक्टर की फ्लाइट थी और उसने चले जाना। अब डैड अकेले में फ्यूजी से मिलते हैं और उससे कहते हैं इतने सालों बाद चीचन तुम्हें कहाँ से मिल गई। वो कहता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, लेकिन उसके डैड एक पंडित थे। वो उससे कहते हैं कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, बल्कि बुद्धा तुम दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा है। जबकि उधर साजिमा से फ्यूजी का ओल्ड ब्रदर मिलकर बातें करने लगता है। वो भी उन्हीं के स्कूल में पढ़ता था, अच्छे से चीचन को जानता था। साजिमा बताती है कि एक्चुअली मेरे से झूठ बोलते बोलते ये इसका टैलेंट बन गया था और अब यही टैलेंट एक्टिंग में बदल चुका है, ये बहुत अच्छा एक्टर है। यहाँ पर उसका भाई उसे बताता है कि एक्चुअली बेशक ये अच्छा एक्टर तो बन गया हो, लेकिन इसकी लाइफ में एक कमी है, इसके झूठों की वजह से लोग इस पर ट्रस्ट करना छोड़ गए थे। और यही बात है कि ये बहुत लोनली फील करता था। अब शाम के टाइम पर फ्यूजी अपने डैड के रूम को सेट कर रहा होता है तो वहीं पर ही उसे अपने डैड की कुछ छुपी हुई चीज़ें मिलती हैं और वो सीक्रेट चीज़ें थी सारे के सारे फ्यूजी के ड्रामास और फेस्टिवल्स जिनमें वो एक्टिंग करता था या फिर परफॉर्मेंस।
वो उसकी एक एक चीज़ से अवेयर थे। उन्होंने उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ और रिकॉर्ड भी समेट कर रखा हुआ था। एक्चुअली वो सीक्रेटली उसकी एक्टिंग को सपोर्ट कर रहे थे। ये देखकर जहाँ फ्यूजी को इतनी खुशी होती है, वहाँ पर साजिमा भी सरप्राइज थी। और यहीं पर ही जब वो कुछ चीज़ें देख रही होती है तो उसे फ्यूजी का एक टॉय बॉक्स भी मिलता है जो उसके डैड ने संभाल कर रखा हुआ था। उसी में ही उसे एक क्रीपी सी डॉल दिखाई देती है। ये उसकी बचपन की एक निशानी थी, वो संभाल कर अपने पास रख लेती है। उसके बाद वो थोड़ी देर वहीं पर ही घूमते फिरते हैं। उन्होंने अपना सारा बचपन यहीं पर ही खेलते हुए गुजारा था। उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। हर जगह पर कोई ना कोई झूठ था जो साजिमा के साथ फ्यूजी ने बोला था, वो उसे वही याद दिलाती रहती है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर साजिमा कहती है, यहाँ तुमने मुझे सताया नहीं था बल्कि मेरी हेल्प की थी। उसके हाथ पर चोट आई थी, साजिमा के हाथ पर चोट लगी थी और यहाँ पर फ्यूजी ने आकर उसे बहलाया था जब वो रो रही थी। फ्यूजी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, थैंक्स गॉड तुम्हें कोई स्कार नहीं हुआ। और फिर वो दोनों इन्हीं यादों के बीच हाथ पकड़कर चलते रहते हैं। अब फ्यूजी अपने डैड से मिलता है। वो वापस टोक्यो जाने लगा था। उसकी शूटिंग का लास्ट डे था। उसके डैड कहते हैं जाओ और जल्दी वापस ना आना। वो हमेशा ऊपर से स्ट्रिक्ट बनते थे लेकिन दिल से वो बहुत सॉफ्ट थे, फ्यूजी से बहुत प्यार करते थे। अब जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में फ्यूजी को अपने भाई की कॉल आती है। उसके डैड की कंडीशन सीरियस हो गई थी। साजिमा पूछती है, कहो तो गाड़ी वापस मोड़ूं, लेकिन वो कहता है नहीं, एक्चुअली मेरे डैड ने बोला था ना जल्दी वापस ना आना, इसका यही मतलब था। वो चाहते हैं कि मैं इस बड़े प्रोजेक्ट की फिल्म को आज ख़त्म करूं। इसीलिए वो फैसला करता है कि उनकी विश पूरी करेगा। वो जाता है टोक्यो की तरफ और अपने सेट पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही वो अपने शूट के लिए बिल्कुल रेडी बैठा हुआ था तो उसी समय उसे कॉल आती है कि उसके डैड की डेथ हो गई है। वो बहुत सैड हो गया था और ये एक सैड सीन था जिसे वो अपनी नेचुरल एक्टिंग के साथ शूट कराता है और इसी के साथ ही उस फिल्म की शूटिंग की एंडिंग हो जाती है। फ्यूजी ने सेट पर किसी को भी नहीं बताया था कि उसके डैड के साथ क्या हुआ है, लेकिन जैसे ही वो काम खत्म करके गाड़ी में बैठता है तो साजिमा को गले लगाकर बहुत रोता है। उसके डैड उसे हमेशा के लिए छोड़ गए थे, लेकिन यहाँ पर इतने क्लोज कोई उनकी फोटोज भी बना रहा होता है। साजिमा जब फ्यूजी को ड्रॉप करने के लिए जाती है तो फ्यूजी फिर से उसे आई लव यू बोलता है और कहता है मेरे डैड भी चाहते थे कि मैं तुम्हें कभी भी ना खोऊं, पर साजिमा का कहना था कि हम टैलेंट और मैनेजर हैं, ये एक प्रोहिबिटेड लव होगा। लेकिन फ्यूजी कहता है तुम्हारी खातिर मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, मैं शोबिज़ भी छोड़ दूंगा। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक दफ़ा स्कूल में एक क्रीपी सी डॉल लेकर साजिमा बैठी हुई थी। उसे सारे क्लासमेट्स बहुत तंग करते हैं और उसकी ये डॉल उठाकर बाहर फेंक देते हैं। साजिमा ने इसे बहुत तलाश किया था, उसे नहीं मिली थी, लेकिन फ्यूजी ने इसे तलाश कर लिया था, अपने पास रखा था कि वो साजिमा को वापस करेगा। लेकिन साजिमा उसके बाद वो शहर छोड़कर चली गई थी। वो उससे कहता है कि तुम्हारी ये निशानी मेरे लिए एक मैस्कॉट की तरह थी और अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमेशा मेरे साथ रहो। ये बात सुनकर साजिमा के अंदर भी वही चाइल्डहुड लव दोबारा से जन्म लेने लगता है और वो उसे आई लव यू टू बोल देती है। वेल, अब वो दोनों काफ़ी क्लोज हो चुके थे। उसके बाद दिखाते हैं कि साजिमा फैसला करती है, फ्यूजी से कहती है कि अब मैं तुम्हारे मैनेजर की जॉब से जाकर रिज़ाइन कर दूंगी और फिर मैं अपनी लाइफ में कुछ गोल्स अचीव करना चाहती हूँ, स्टेबल होना चाहती हूँ, उसके बाद ही तुमसे मिलूंगी। एक्चुअली साजिमा को यही डर था कि उन दोनों के इकट्ठे होने की खबर अगर मीडिया पर आ गई तो बहुत इशू बनेगा, फ्यूजी के कैरियर को नुकसान पहुंचेगा। और फिर उसके बाद वो उसे सी ऑफ कहकर वहां से निकल जाती है। लेकिन नेक्स्ट ही डे न्यूज़पेपर में उनके फॉरबिडन लव की कहानियां छपी हुई थी। एक आर्टिकल था और उनकी फोटोज के साथ वो हर जगह मौजूद था। एजेंसी में बॉस बहुत गुस्से में आ गया था। फ्यूजी सारा ब्लेम खुद पर लेना चाहता था, जबकि साजिमा सारा ब्लेम अपने ऊपर लेती है, लेकिन वो कहता है इस सब का कोई फायदा नहीं अब। और इन दी एंड बात यहीं पर ख़त्म होती है कि साजिमा वहाँ से रिज़ाइन करेगी। अब सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया दोनों ही फ्यूजी और साजिमा के पीछे पड़े हुए थे। इवन के न्यूज़ को कुछ इस तरह से फैलाया जा रहा था कि फ्यूजी तो इनोसेंट है, बल्कि उसकी मैनेजर ने ही उसे ट्रैप किया है। वो एक बुरी लड़की है जिसे फॉरबिडन और प्रोहिबिटेड लव के बारे में कुछ पता ही नहीं, ना ही कोई एथिक्स हैं। फ्यूजी लोगों को जवाब देना चाहता था, लेकिन कागामी उसे रोक लेता है, जबकि उधर साजिमा ये सारा कुछ देखकर अपसेट बैठी हुई थी। इतने में उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम जाकर दुनिया को बताती क्यों नहीं हो कि असल रियलिटी क्या है। लेकिन वो कहती है इस तरह से फ्यूजी के कैरियर को नुकसान पहुंचे मैं कोई भी हरकत नहीं करना चाहती। लोग मुझे बुरा कहते हैं तो कहते रहें, एटलीस्ट फ्यूजी सेफ रहे। फ्यूजी उसे बार बार कॉल्स किए जा रहा था। इन द एंड वो उसकी कॉल उठाती है और उससे कहती है कि ये ठीक टाइम नहीं, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी, लेकिन जब हमें मिलना होगा तब हम मिल लेंगे, लेकिन उससे पहले हमने स्टेबल होना है और इस न्यूज़ को थोड़ा डाउन जाने दो। साजिमा अब अपना रेजिग्नेशन देने के लिए एजेंसी में आई हुई होती है।
तो उसी टाइम पर वो टीवी पर देखती है कि मिस्टर आसाहीना वो रिपोर्टर्स को जवाब दे रहे हैं बिल्कुल अपने स्टाइल में, ओवर एक्टिंग करते हुए। तभी एजेंसी में बहुत सी कॉल्स आती हैं उसके फैंस की, जो दोबारा से उसे कैमरे पर देखना चाहते थे। तो जाते जाते सजीमा अपने रेजिग्नेशन लेटर के साथ साथ एक फाइल भी देती है बॉस को, जिसमें मिस्टर आसाहीना के लिए कम बैक प्रपोजल था, जो उसने बहुत मेहनत से तैयार किया था। लेकिन मिस्टर आसाहीना का कहना था, मुझे अब कोई भी देखना नहीं चाहता, मेरा एक भी फैन नहीं। वो जब बताती है कि आपको टीवी पर देखकर कितने लोगों की कॉल्स आई थी, तो ये सुनकर वो भी हैरान रह जाता है। जबकि उधर फ्यूजी को पता चलता है कि उसकी फैन फॉलोइंग में बहुत ज़्यादा कमी आई है, और इसके साथ साथ बहुत सारी एडवर्टीजमेंट भी उससे बैक ऑफ हो गई हैं। लेकिन एक बात अच्छी थी, और वो ये थी कि साजिमा थोड़ा अरसा और मैनेजर की ही जॉब करेगी और वो मिस्टर आसाहीना की मैनेजर बनेगी। उसके बाद वो रिजाइन कर देगी। आज मिस्टर आसाहीना ने लाइव जाना था। पहले तो सिर्फ 9 फैंस थे, लेकिन जैसे ही वो लाइव बैठता है, बातें करता है, फैंस की तादाद में बहुत इजाफा हो जाता है। ये देखकर वो भी शॉक था, और साथ ही साथ साजिमा भी। आज फ्यूजी के घर पर मिस हारा आती है, जो उससे कहती है कि तुम अपनी एजेंसी छोड़ो और हमारी एजेंसी ज्वाइन कर लो, तुम्हें बहुत से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे। लेकिन फ्यूजी उसकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी एजेंसी ने हर मुश्किल टाइम पर उसका साथ दिया था। जबकि उधर कागामी दोबारा से साजिमा के पास आता है और उससे कहता है कि अगर तुम दोनों अभी डेट नहीं कर रहे या फ्यूचर में नहीं मिलना चाहते, तो मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे डेट कर लो। लेकिन साजिमा उसे सॉरी कर लेती है, और उसके बाद दिखाते हैं कि मिस्टर आसाहीना अपना पहला कॉन्सर्ट करता है कम बैक के बाद, और वो कॉन्सर्ट बहुत सक्सेसफुल रहा था। साजिमा बहुत खुश हो जाती है, उसने उसको एक कम बैक दे दिया था, और उसके बाद वो ये जॉब छोड़कर चली जाती है। लेकिन इससे पहले ही उसे एक और बात पता चलती है, जो एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, और वो ये थी कि फ्यूजी ने जो इंटरनेशनल फिल्म मेकर के साथ काम किया था, उसे कांस फिल्म फेस्टिवल की तरफ से अवार्ड मिला था, और अब वो इंटरनेशनली एक बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीत चुका है। इसके साथ साथ मॉडर्न जापानीज अवार्ड में भी उसको बुलाया जा रहा है। फिर कहानी को थोड़े दिनों आगे ले जाते हैं। फ्यूजी को दिखाते हैं कि वो जापान में एक अवार्ड रिसीव कर रहा होता है। ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड था, और इसमें जब उसे स्टेज पर बुलाते हैं तो अवार्ड लेने के बाद बहुत सी अपने दिल की बातें भी करता है। कहता है बहुत से लोगों को क्रेडिट जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसे जाता है वो यहाँ पर इस वक्त वेन्यू में मौजूद ही नहीं है। वो थी मेरी बचपन की फ्रेंड चीचैन। उसी से झूठ बोलता था, वो मेरी हर बात पे बिलीव करती थी, वहीं से तो मैंने एक्टिंग करना सीखी है। मैं सच बोलता या झूठ, वो मेरी हर बात पे एतबार करती थी। और सारी दुनिया ये बात सुनकर तब शॉक्ड रह जाती है जब पता चलता है कि वही चीचैन तो उसकी मैनेजर साजिमा थी। एक्चुअली वो ये बताना चाहता था कि उसने किसी मैनेजर के साथ चक्कर नहीं चलाया, बल्कि अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड, अपने चाइल्डहुड लव से ही उसने प्यार किया है। वो बहुत कुछ इमोशनल बोलता है, कहता है कि आज हम अलग हो चुके हैं, लेकिन हम खुश नहीं हैं। पता है, मैं अपनी सारी ज़िंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूँ कि वही मेरी मैनेजर भी रहे और मेरी लाइफ पार्टनर भी। वो मेरी लाइफ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेरी लाइफ लाइन है। साजिमा भी ये सारा कुछ लाइव स्ट्रीम पर देख रही होती है, और ये सब देखते ही उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इतने में उसे कागामी की कॉल आती है, जो उसे कहता है अगर जॉब की तलाश में हो तो मेरे पास एक ऑफ़र है, और उसको एक जगह पर बुला लेता है। वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है वहाँ पर बुक के लिए फ्यूजी बैठा हुआ है। एक्चुअली कागामी ने ही सेटअप किया था कि वो दोनों एक दूसरे से मिलें और अपने गिले शिकवे दूर कर लें। साजिमा कहती है तुमने आज बहुत बड़ा रिस्क लिया है, तुम्हें ये सब बताने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन फ्यूजी का कहना है जो सच था वो मैंने दुनिया को बता दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे फैंस मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने कोई अनएथिकल हरकत नहीं की। जिससे प्यार करता हूँ, अगर मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और वो उससे कहता है अब चाहे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, अब से तुम ही मेरी मैनेजर हो, एंड दैट्स ऑल। और फिर हमें दिखाते हैं कि एक्चुअली फ्यूजी का इतनी हिम्मत करना काम कर गया था। उसके फैंस और मीडिया हर तरफ उसे सपोर्ट ही मिल रही थी, और उनके रिलेशनशिप को अप्रूव कर दिया जाता है। और वही छोटी सी एजेंसी अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है, और उसके 2 मेन स्टार्स आसाहीना और फ्यूजी ही हैं। फ्यूजी और साजिमा दोनों एक साथ रहते हैं, एक ही घर में इकट्ठे रहते और काम पर भी इकट्ठे जाते हैं, क्योंकि आज भी साजिमा उसकी मैनेजर है। वो दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। साजिमा काम का और उसकी हेल्थ का हर तरह से अच्छा ख्याल रखती है। वो दोनों ऐसे ही अपनी लाइफ हैप्पीली गुजार रहे होते हैं कि यहीं पर ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।